स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी तरीके का और भी बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। अध्याय 101 खाने की मेज पर। जैसे जैसे समय बीतता गया, माहौल और अधिक जीवंत होता गया। शिप्रा की गर्लफ्रेंड रोहन एक कुशल महिला ड्राइवर है। वह समय समय पर सबको मज़ेदार चुटकुले सुनाकर सबको हंसाते रहते थे। अरमान की गर्लफ्रेंड सुप्रिया अपना सिर नीचे करके चुपचाप खाना खा रही थी। सभी लोग स्कूल में घटी घटनाओं के बारे में बात करते थे और कभी कभी राजेश का भी जिक्र करते थे। मीरा शर्मा काफ़ी उत्सुक थीं और जानना चाहती थीं कि उनके पति अतीत में किस तरह के व्यक्ति थे। इसलिए भोजन करते समय ध्यानपूर्वक सुने। मुझे याद है हाई स्कूल के दिनों की बात। राजेश कपूर हमारी क्लास का सबसे हैंडसम लड़का है। कई लड़कियां उससे अपने प्यार का इजहार कर चुकी हैं। मुझे नहीं पता कि उसके बेडरूम में तकिए के नीचे कितने प्रेम पत्र छिपे हैं। मुझे बहुत जलन हो रही है। अरमान ने यह भी कहा। हाँ, हाई स्कूल के मेरे अंतिम वर्ष में भी ऐसा ही था, क्योंकि मेरा शैक्षणिक प्रदर्शन अच्छा था। कई सहपाठी छात्राएं स्कूल के बाद उसका पीछा करती थीं और उसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहती थीं। बातचीत के दौरान अरमान ने स्नातक होने के बाद की अपनी उलझन के बारे में बताया। वह एक कॉलेज छात्र है और जल्द ही उसे इंटर्नशिप संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उसने शराब का एक घूंट लिया और आह भरी। आजकल नौकरी पाना बहुत कठिन है। मैं एक व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पूंजी नहीं है। यह मुश्किल है, सुप्रिया ने उसे दिलासा देते हुए कहा। जैसे जैसे ग्रेजुएशन नज़दीक आता है, हर कोई रास्ता भटक जाता है। तुम्हें अपना रास्ता खोजना होगा। अरमान ने सिर हिलाया और कहा कि क्या हम स्नातक होने के बाद शादी कर लें? जब समय आएगा, मैं तुम्हें शादी के भोज पर आमंत्रित करूंगा और मेरी सराहना के प्रतीक के रूप में एक लाल लिफाफा पर्याप्त होगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप इतने कंजूस नहीं होंगे। हा हा हा। रोहन खन्ना ने अपना गिलास उठाया और कहा, तो फिर मैं आपको पहले से ही खुशी की कामना करता हूँ। सभी ने भी ऐसा ही किया और अपने गिलास ऊपर उठा लिए। अरमान ने शिप्रा और रोहन से उनकी योजनाओं के बारे में पूछा। चूंकि दोनों ही स्थानीय स्तर पर पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए उन्हें लंबी दूरी के रिश्तों के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वे जल्दी शादी भी कर सकते हैं। शिप्रा हंस पड़ी और थोड़ी शर्मिंदा महसूस करने लगी। रोहन के माता पिता ने कहा कि उन्हें 200,000 रुपये का सगाई का उपहार तैयार करना होगा। मुझे अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। जब पैसे मिल जाएंगे तो मैं शादी कर लूँगा। शिप्रा की पारिवारिक स्थिति अरमान से थोड़ी खराब है। अरमान के परिवार के पास एक घर और एक कार है और उसके माता पिता दोनों दोहरी नौकरी करते हैं, इसलिए उनका जीवन स्थिर और सुरक्षित है। लेकिन शिप्रा के परिवार में, हालांकि उनके माता पिता व्यवसाय में हैं, लेकिन इन दिनों व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है और आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। मुझे डर है कि सगाई के उपहार इकट्ठा करने में कुछ समय लगेगा। ये सुनकर रोहन ने ठंडी सांस ली। मैं तुम्हें 2 साल का समय दूंगा। रोहन खन्ना ने पूछा, अगर मैं सगाई का उपहार नहीं जुटा पाया तो क्या होगा? रोहन ने कंधे उचकाते हुए कहा, तब तो मेरे माता पिता निश्चित रूप से सहमत नहीं होंगे। शिप्रा असहाय होकर मुस्कुराई। रोहन खन्ना ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, अरे शिप्रा, चिंता मत करो। कम से कम तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो है ना? मैं तो अभी भी सिंगल हूँ। रोहन खन्ना की पारिवारिक पृष्ठभूमि शिप्रा से भी बदतर है। ये देखते हुए कि उनका बेटा बड़ा हो रहा है, माता पिता ने उसके लिए शहर में एक पुराना मकान खरीद दिया। मुझे लगता है कि इस तरह से साथी ढूंढना आसान होगा। लेकिन अब, लड़कियों, आप चुन सकती हैं। रोहन खन्ना का चेहरा गोल मटोल है और उनका परिवार गरीब है, इसलिए अब उनका कोई साथी नहीं है। अरमान ने तब कहा, जब किकी और मेरी शादी हुई तो हमारे माता पिता ने अग्रिम भुगतान का भुगतान किया और बाकी का भुगतान हम दोनों ने मिलकर किया। जहां तक सगाई के उपहार का प्रश्न है, सुप्रिया ने पहले ही अपने माता पिता से पूछ लिया है। स्थानीय सगाई उपहार के अनुसार ये भी 200,000 है। अचानक राजेश कपूर को कुछ ख्याल आया। पत्नी, मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी तक अपने ससुर और उनके परिवार को सगाई का उपहार दिया है। मीरा शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। हाँ, सब लोग। इसका मतलब यह है कि आप पहले बस में चढ़ सकते हैं और बाद में टिकट खरीद सकते हैं। मीरा शर्मा मुस्कुराईं और बोलीं, क्या हम शादी नहीं करने वाले? फिर हम उन्हें एक साथ देंगे। लेकिन अगर आप उन्हें ये दे भी दें तो भी मुझे नहीं लगता कि वे इसे चाहेंगे।
अगर वे इसके लिए कहेंगे तो वे संभवतः इसे मुझे या बच्चों को दे देंगे। सब लोग। राजेश कपूर ने सिर हिलाया, मैं सचमुच इसे तुम्हें देता हूँ, बस इसे जेब खर्च के तौर पर इस्तेमाल करना। मीरा शर्मा जानती थी कि राजेश कपूर की संपत्ति अब करोड़ों में है और कुछ लाख उनके लिए कुछ भी नहीं है। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं कितना पैसा खर्च कर सकती हूँ? जब से मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया है और सबसे कठिन दौर से गुजरी हूँ। मीरा शर्मा ने बहुत पहले ही अपनी फिजूल खर्ची की आदत से छुटकारा पा लिया है और कोई रास्ता नहीं है। मुझे 4 बच्चों का पालन पोषण करना है, ये सब पैसा है। इसके अलावा आजकल पैसा कमाना मुश्किल है। क्या बेहतर नहीं होगा कि आप अपना पैसा बचाएं या निवेश करें? राजेश कपूर ने पूछा, आपके अनुसार सगाई के उपहार की उचित राशि क्या होगी? मीरा शर्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। यदि रात्रि भोजन की मेज पर सगाई के उपहारों का मुद्दा न उठा होता तो वे इसके बारे में भूल ही गए होते। दंपति एक दूसरे से बातचीत करने लगे। अपने आसपास के लोगों को हवा की तरह समझो। अरमान ने मेज पर थपथपाया और कहा, तुम दोनों, क्या तुम हमें भूल गए हो? अंततः दंपति को होश आया, जिससे मीरा शर्मा को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। राजेश कपूर बहुत सहज थे, चलो चलो कुछ गर्मागर्म चीज खाते हैं। ये समुद्र तल का स्कूप है। खाना खाने में 1 घंटा लगता है। रास्ते में अरमान को अचानक कुछ याद आया। राजेश कपूर, मेरी चाची ने एक रियल एस्टेट एजेंसी खोली है। कुछ दिन पहले किसी ने वह छोटा सा विला बेच दिया जिसमें आप रहा करते थे। वह इस बारे में जानता था क्योंकि उस दिन जब वह अपनी चाची से मिलने गया था तो उसने ये दृश्य देखा था। राजेश कपूर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या तुम्हें यकीन है? जरूर। क्यों? आप इसे खरीदना चाहते हैं? लगता है इसकी कीमत 2 मिलियन से ज्यादा है। राजेश कपूर ने बिना सोचे समझे कहा, अपनी मौसी को फ़ोन करके पता करो कि मकान बिक गया है या नहीं। ठीक है, मैं फ़ोन करके पूछूंगा। अरमान को अचानक ये बात याद आ गई और उसने सहजता से इसका उल्लेख कर दिया। राजेश की मुद्रा देखो, यदि घर अभी भी वहीं है तो क्या उसे खरीदने का समय आ गया है? शिप्रा और अन्य लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। अरमान अपनी चाची को बुलाने के लिए उठा और 2 मिनट बाद वापस आया। मेरी चाची ने कहा कि घर अभी भी वहीं है, लेकिन उसकी कीमत बहुत अधिक थी, इसलिए अब उसकी कीमत 200,000 रुपये कम कर दी गई है। बिक्री मूल्य 2.55 मिलियन है। पहले ये 2.75 मिलियन था। मेरी चाची ने यह भी कहा कि विला अच्छी तरह से सजाया गया है और कीमत बहुत उचित है। अरमान ने राजेश कपूर की ओर देखा, तो क्या आप इसे खरीदना चाहते हैं? राजेश कपूर ने सिर हिलाया, खैर, उस घर का हमारे परिवार के लिए विशेष महत्व है। देवेंद्र कपूर ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने से प्राप्त धन के बाद मेरठ में यह मकान खरीदा। दंपति ने स्वयं ही घर का नवीनीकरण किया और इस पर काफ़ी मेहनत की। राजेश कपूर जब प्राथमिक विद्यालय में थे तब वे वहां चले गए। उस जगह के प्रति मेरी बहुत सारी भावनाएं हैं। जब देवेंद्र कपूर का निवेश विफल हो गया और वे भारी कर्ज में डूब गए, तब उन्होंने विला बेचा। ये सुनकर अरमान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अभी उसकी चाची ने फ़ोन पर कहा कि अगर उसकी दोस्त यह विला खरीदना चाहती है, उसे एजेंसी की आधी फीस दे दो। एक चाची होने के नाते मैं अपने भतीजे के साथ अन्याय नहीं कर सकती। 2% एजेंसी शुल्क के आधार पर वह 20,000 रुपये से अधिक प्राप्त कर सकता है। न केवल अरमान उत्साहित था, बल्कि सुप्रिया भी उत्साहित थी। उसने घूर कर देखा और कहा, क्यों नहीं, अभी तुम्हारी मौसी आ जाएं और राजेश कपूर को घर दिखा दें। आप क्या खा रहे हैं? पैसा कमाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैंने समय देखा तो अभी 6 ही बजे थे। सूरज अभी नहीं डूबा है, इसलिए घर देखने जाने का यह अच्छा समय है। ठीक है, मैं अभी फ़ोन करता हूँ। अरमान खड़ा हुआ और उत्साह से फ़ोन करने के लिए बाहर भागा। चाची, जल्दी यहाँ आओ, मेरा दोस्त इसे खरीदने की योजना बना रहा है। ये सुनकर चाची चौंक गईं। क्या तुम्हें यकीन है? ज़रूर, अगर हम आज किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं तो हम तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। और ऐसा लग रहा था कि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। जब उन्होंने कहा कि वे इसे खरीदने जा रहे हैं तो उन्होंने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। आप कहाँ हैं? हम शहर के केंद्र में मछली पकड़ रहे हैं, जल्दी से यहाँ आ जाओ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अरमान अपनी सीट पर वापस आया और मुस्कुराते हुए बोला, मेरी चाची जल्द ही यहाँ आएंगी।
राजेश कपूर ने सिर हिलाया और मीरा शर्मा के लिए सूप में सब्जियां उठा लीं। मीरा शर्मा हल्के से मुस्कुराईं, धन्यवाद पतिदेव। सबको दिखावा किया गया। 10 मिनट बाद अरमान की भाभी जल्दी से दौड़कर आए। जो यात्रा पहले आधे घंटे में पूरी होती थी उसे उसने आधे घंटे में पूरा कर दिया। उसने अपना बैग हाथ में लिया और पता लगाया कि अरमान और अन्य लोग कहाँ थे। राजेश कपूर और मीरा शर्मा के शानदार लुक ने तुरंत उनका ध्यान आकर्षित किया। ये वो नहीं है वह लेन। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, राजेश कपूर, मैं आपके घर पहले भी कई बार आ चुका हूँ। जिया गुप्ता ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ, मुझे याद है कि हाई स्कूल में तुम और अनमिन बहुत अच्छे से मिलते थे। उस समय जिया गुप्ता का घर मेरठ मिडिल स्कूल के नज़दीक था। राजेश और अरमान कभी कभी दोपहर के भोजन के लिए उसके घर जाते थे। जब जिया गुप्ता ने राजेश को देखा तो उसे पता चल गया कि वही वह व्यक्ति है जो घर खरीदना चाहता है, क्योंकि यह घर राजेश का था। जिया गुप्ता ने मीरा शर्मा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या यह आपकी गर्लफ्रेंड है? वह बहुत खूबसूरत और आकर्षक है। अरमान ने बीच में ही टोकते हुए कहा, चाची, आप गलत हैं। वह राजेश की पत्नी और उसके बच्चों की माँ है। ये सुनकर जिया गुप्ता को बहुत धक्का लगा। तुम शादीशुदा हो और बच्चे भी हैं। जिया गुप्ता इस साल 38 साल की हो गई हैं और अभी भी सिंगल हैं। लेकिन राजेश अभी भी बहुत युवा है और न केवल वह शादीशुदा है बल्कि उसका एक बच्चा भी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी हैरान थी। ये सच है कि अगर लोग अपनी तुलना दूसरों से करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। जिया गुप्ता ने शिप्रा और अन्य लोगों को फिर से बधाई दी। वह सामाजिकता में अच्छी है और कुछ ही शब्दों से लोगों को करीब ला सकती है। राजेश कपूर ने पूछा, क्या आपने खाना खा लिया? हमने सारे व्यंजन खत्म कर लिए हैं, क्या आप कुछ और ऑर्डर करना चाहेंगे? जिया गुप्ता ने जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं पहले ही खा चुकी हूँ। दरअसल वह तो बस खाने की तैयारी कर रही थी। मुझे अरमान का फ़ोन आया और उसने बताया कि कोई व्यक्ति मकान खरीदना चाहता है। उसने खाने की भी जहमत नहीं उठाई और बस गाड़ी चलाकर चली गई। आखिरकार यदि आप भोजन छोड़ भी दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि आप एक बार पैसा खो देते हैं तो उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। आपका खाना हो गया क्या? खाना खत्म होने के बाद मैं तुम्हें घर दिखाने ले चलूँगा, कैसा रहेगा? जिया गुप्ता ने उत्सुकता से पूछा। राजेश कपूर ने सिर हिलाया, हमने बहुत पहले ही खाना खत्म कर दिया था। ठीक है, चलिए चलते हैं। कार जिया गुप्ता चला रही थी, जिसमें अरमान, सुप्रिया और रोहन खन्ना थे। राजेश मीरा शर्मा को चला रहा था, रोहन और शिप्रा पीछे बैठे थे। चूंकि सभी के पास करने के लिए कुछ नहीं है तो चलो वहां जाकर देख लें, ये समय बिताने का अच्छा तरीका है। जिया गुप्ता ने रास्ता दिखाया और उन्हें पहुंचने में लगभग आधा घंटा लग गया। बस से उतरने के बाद अरमान ने आह भरते हुए कहा, चीनी नववर्ष आने वाला है और सड़क पर बहुत सारी कारें हैं। कार पार्क करने के बाद कई लोग पार्किंग स्थल से सीधे विला तक चले गए। राजेश कपूर ने मीरा शर्मा का हाथ थामा और अतीत के दृश्य उनके दिमाग में घूमने लगे। उस समय देवेंद्र कपूर अपने जीवन के चरम पर थे। सामाजिक कार्यक्रमों के कारण मैं रात को बहुत देर से घर पहुंचा। सटीक रूप से कहें तो इसकी शुरुआत प्राथमिक विद्यालय से हुई। देवेंद्र कपूर दिन प्रतिदिन व्यस्त होते जा रहे हैं। बाद में उनका निवेश विफल हो गया और वे भारी कर्ज के बोझ तले दब गए। देवेंद्र कपूर वापसी करना चाहते थे, लेकिन वह शक्तिहीन थे। वह हमेशा सोचता था कि वह एक और कोशिश कर सकता है, लेकिन जब वह पलटा तो उसने पाया कि बच्चा पिता बन चुका था और यह वास्तविकता उसे याद दिला दी। मैंने बहुत सी बातें समझ ली हैं। इसके अलावा मैं जल्दी ही दादा बन गया और मेरी मानसिकता भी बदल गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर बन सकते हैं या नहीं। जब तक आप अपने परिवार के साथ रह सकते हैं वही सबसे बड़ी दौलत है। कपूर परिवार का घर 3 मंजिला विला है। गैराज बिल्कुल दरवाजे पर है। पहली मंजिल पर लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन और एक छोटा सा बेडरूम है। दूसरी मंजिल पर बाथरूम सहित मास्टर बेडरूम है। इसमें 2 अतिरिक्त शयन कक्ष और एक साझा बाथरूम भी है। सबसे ऊपर छत है। देवेंद्र कपूर ने सुनीता कपूर के लिए छत पर फूल और घास उगाने के लिए एक शेड बनवाया। राजेश कपूर को ये बात याद है, चाहे वह कमरे में हो या छत पर। सुनीता कपूर ने बहुत सारे फूल लगाए। कमरा पहले से ज्यादा नहीं बदला है।
जिया गुप्ता ने राजेश कपूर को विला में इधर उधर देखते हुए देखा और उन्हें समझाने के लिए उनके पीछे चली गईं। इस घर के मालिक के पास पैसे की कमी है और वह इसे नए साल से पहले बेचना चाहता है। पहले इसकी कीमत लगभग $3 मिलियन थी, लेकिन अब ये घटकर $2.55 मिलियन रह गई है। ये लगभग आधा मिलियन कम है। इसलिए उन्होंने ऋण लेने से इनकार कर दिया और उसे एकमुश्त चुकाना चाहते थे। एकमुश्त भुगतान की आवश्यकता के कारण कई खरीदार इससे दूर रहते हैं। लेकिन घर अच्छा घर है। उस समय देवेंद्र कपूर ने अकेले नवीनीकरण पर ही लगभग 5 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। फर्श और फर्नीचर सर्वोत्तम सामग्री से बने हैं। विद्युत उपकरण भी बड़े कारखानों द्वारा उत्पादित किए जाते हैं और बहुत महंगे होते हैं। राजेश कपूर मीरा शर्मा को टहलने के लिए ले गए और एक बड़े दूसरे बेडरूम की ओर इशारा किया। यह मेरा पुराना कमरा है। मीरा शर्मा अंदर देखने गईं और सोचने लगी कि राजेश कपूर पहले कैसे दिखते थे। लिविंग रूम में वापस आकर जिया गुप्ता ने कहा, अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको पहले 50% जमा राशि देनी होगी। शेष 50% राशि संपत्ति हस्तांतरित होने पर एक साथ दी जाएगी। यह मकान मालिक का अनुरोध है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। राजेश कपूर ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहा, ठीक है, तो मैं आज 50% का भुगतान कर दूंगा और कल स्वामित्व हस्तांतरित कर दूंगा। जिया गुप्ता बहुत खुश हुई। कोई बात नहीं। अपना बैग ढूंढते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। 1 मिनट रुको, मैं अनुबंध और मुहर ले लूंगा और आपको चालान जारी करूंगा। पहले तो उसने सोचा कि राजेश के माता पिता इसे खरीदना चाहते हैं। आखिर राजेश अभी भी कॉलेज में है, वह अमीर कैसे हो सकता है। लेकिन हम इस भावना पर कायम हैं कि जब तक सौदा करने का मौका है, हम कभी हार नहीं मानेंगे। जिया गुप्ता ने फिर भी उत्साहपूर्वक राजेश को इसका परिचय दिया। अप्रत्याशित रूप से जो व्यक्ति अंततः घर खरीदना चाहता था, वह स्वयं राजेश था। जिया गुप्ता राजेश कपूर को और भी अधिक सम्मान की दृष्टि से देखने लगी। शिप्रा, रोहन खन्ना और अन्य लोगों ने भी आश्चर्य व्यक्त किया और राजेश कपूर की पुनः जांच की। ये तो सचमुच एक बड़ा बॉस है। अभी खाने की मेज पर उन्हें लगा कि राजेश दिखावा कर रहा है। पता चला कि वह सचमुच अमीर है। अरमान के अलावा जो सबसे लंबे समय तक राजेश के साथ खेल चुके हैं, वह उन्हें कुछ हद तक जानते हैं। मैं जानता था कि वह डींगे नहीं मारेगा, इसलिए मैंने अपनी चाची को बुलाया। ऐसा लगता है कि इस बार मैंने सही दांव लगाया है। जिया गुप्ता ने अपने बैग से अनुबंध की 2 प्रतियां निकालीं। फिर मैंने अपना फ़ोन चालू किया और कुछ गणनाएं कीं। 2,550,000 50% कितना होता है। अनुबंध भरने के बाद जिया गुप्ता ने इसे राजेश कपूर को सौंप दिया। एक नज़र डालिए और अगर आपके कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछिए। राजेश कपूर बैठ गए और कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। हम कल सुबह मालिकाना हक ट्रांसफ़र कर देंगे। कोई सवाल? जिया गुप्ता मुस्कुराईं और बोलीं, कोई बात नहीं। मकान मालिक पिछले कुछ दिनों से घर पर इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत बेचैन हैं। राजेश द्वारा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद जिया गुप्ता ने जल्दी से पूछा, आप मुझे भुगतान कैसे करेंगे? पैसे ट्रांसफ़र करो। जिया गुप्ता एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। ओह, तो मैं आपको अपना कार्ड नंबर दे दूंगी। अरमान ने जल्दी से पूछा, एक बैंक हस्तांतरण 200,000 से लेकर करोड़ों तक हो सकता है। क्या मोबाइल फ़ोन हस्तांतरण इतना बड़ा हो सकता है? राजेश कपूर ने ऐप खोला और पाया कि सिस्टम ने स्वचालित रूप से ब्लैक गोल्ड कार्ड को उनसे जोड़ दिया था। उन्होंने जिया गुप्ता द्वारा दिया गया खाता नंबर दर्ज किया और उन्हें इंटरफेस दिखाया। यही है क्या? सही। जिया गुप्ता एक तरफ खड़ी थीं और उन्होंने राजेश कपूर के मोबाइल फ़ोन इंटरफेस पर एक संदेश देखा। इससे पता चलता है कि राजेश एक प्रतिष्ठित ब्लैक गोल्ड कार्ड उपयोग करता है। जिया गुप्ता अचानक बहुत खुश हो गईं, लेकिन उन्होंने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। राजेश ने जिया गुप्ता को सफल ट्रांसफ़र स्क्रीन दिखाए। जिया गुप्ता मुस्कुराईं और सिर हिलाया, हाँ, मैंने देखा। समय आने पर बताऊंगी। वैसे मेरे पास अभी तक आपकी संपर्क जानकारी नहीं है। आपका मोबाइल फ़ोन नंबर क्या है? इसे बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। राजेश द्वारा मकान खरीदने के बाद जिया गुप्ता का उसके प्रति रवैया भी काफ़ी बदल गया। राजेश ने अपना मोबाइल नंबर दिया। जिया गुप्ता मुस्कुराए और बोली, तो फिर हम कल सुबह मिलेंगे। राजेश कपूर ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। विला छोड़ने के बाद राजेश मीरा शर्मा के साथ पहले निकल गया। हर कोई दरवाजे पर खड़ा था और आहें भरने से खुद को रोक नहीं पा रहा था।
खासकर जिया गुप्ता, उनका आंतरिक उत्साह इस क्षण फूट पड़ा। उसे देखो, उसकी एक पत्नी और एक बच्चा है। कुछ मिलियन देना आसान है। तुलना के बिना वास्तव में कोई हानि नहीं है। जिया गुप्ता की आह खत्म होते ही रोहन ने भी कहा, हाँ, मुझे बहुत जलन हो रही है। सोच रहा हूं कि आखिरकार मेरा अपना घर कब होगा। रोहन बोलते हुए उसने अपने बगल में बैठी शिप्रा की ओर देखा। इस समय शिप्रा खड़ी हुई और बोली, आपने कहा था कि राजेश कपूर बहुत अमीर हैं। क्या ये लड़की के परिवार से हो सकता है? आखिरकार वह एक विश्वविद्यालय शिक्षक है और उसके आचरण को देखते हुए उसका परिवार काफी धनी होगा। जिया गुप्ता ने यह सुना और विचारमग्न हो गईं। शिप्रा ने जो कहा वह अकारण नहीं था, क्योंकि राजेश कपूर अभी भी कॉलेज में थे। उसका परिवार फिर दिवालिया हो गया, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? हालांकि राजेश के बारे में अपनी समझ के आधार पर अरमान ने इस विचार को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। नहीं, राजेश कपूर ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो दूसरों पर निर्भर रहते हों। उसका अपना गौरव है। शिप्रा को यकीन नहीं हुआ। तो फिर हम दोनों में इतना फर्क क्यों है, जबकि हम दोनों कॉलेज स्टूडेंट हैं? क्या आजकल लोग यह नहीं कहते कि एक सुंदर, धनी महिला से शादी करना जीवन का शिखर है? अगर उसकी पत्नी अमीर नहीं होती तो राजेश के पास इतना पैसा कहाँ से आता? अरमान का राजेश के साथ सबसे अच्छा रिश्ता है। इसके अलावा यदि राजेश कपूर उनके माध्यम से मकान खरीदते हैं तो उन्हें एजेंसी शुल्क का आधा हिस्सा मिल सकता है। इसलिए इस समय वह स्वाभाविक रूप से राजेश कपूर के पक्ष में खड़े थे। वह शिप्रा के अनुमान से असंतुष्ट था और उसने कहा, यदि तुम इसका पता लगा सको तो तुम भी उसके जैसे अमीर हो जाओगे। शिप्रा ने बात करना बंद कर दिया और दुखी दिखी। रोहन ने बगल में मुंह बनाया। अरमान, जिया गुप्ता और सुप्रिया एक साथ निकले। वापस आते समय शिप्रा को गुस्सा आ रहा था। वह अवश्य ही धनवान रहा होगा, क्योंकि उसने एक विश्वविद्यालय अध्यापिका से विवाह किया था। और कैसे वह यूं ही 2 मिलियन की बात कह सकता था? रोहन ने खिड़की से बाहर देखा और कहा, शायद यह उनके परिवार ने दिया होगा। उनका परिवार लंबे समय से दिवालिया है। शिप्रा ने पलटकर पूछा, बताओ, उसे पैसे कहाँ से मिलते हैं? रोहन अधीर हो गया और क्रोधित हो गया। उसे पैसे कहाँ से मिलते हैं? इसका तुमसे क्या लेना देना है? तुम यहाँ परेशान करते रहते हो। अगर मुझे पता होता कि पैसा कहाँ से आया है तो क्या वह तुम्हारा होता? शिप्रा थोड़ी शर्मिंदा हुई। मैं तो बस जानना चाहती थी। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? रोहन ने ठंडी सांस ली और आगे बोला, तुम किस बारे में उत्सुक हो? हालांकि वे जो कपड़े पहनते हैं उन पर ब्रांड नहीं लिखा होता, फिर भी मैं उन्हें जानता हूँ। ये सभी लग्जरी ब्रांड हैं, जिनमें से प्रत्येक की कीमत दसियों हजार डॉलर है। यदि आप होते तो शायद आप अपने चेहरे पर नाम लिखवाना चाहते, है ना? शिप्रा और भी शर्मिंदा हो गई। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? उसने अपना बचाव करते हुए कहा, मैं सिर्फ और अधिक पैसा कमाना चाहता हूँ ताकि मैं आपसे शादी कर सकूँ। ये सुनकर रोहन का चेहरा उतर गया। मैं तुमसे झंझट भी नहीं करना चाहता। शिप्रा चुप रही। रोहन की पारिवारिक पृष्ठभूमि शिप्रा से बेहतर है। मेरे माता पिता खाद्य पदार्थों का थोक व्यापार करते हैं और हमारे पास 2 घर हैं। इस वर्ष मैं अपने गृहनगर में सेवानिवृत्ति के उपयोग के लिए एक छोटा सा विला बनाने की योजना बना रहा हूँ। रोहन बचपन से ही विलासितापूर्ण जीवन जी रही है, लेकिन कम से कम वह आम लोगों से बेहतर स्थिति में है। सुप्रिया की पारिवारिक पृष्ठभूमि उतनी अच्छी नहीं है जितनी उसकी। उसके माता पिता एक छोटी सी दुकान चलाते हैं और परिवार के पास सिर्फ एक ही घर है। अरमान के साथ अपने दीर्घकालिक संबंध के कारण उन्होंने स्नातक होने के बाद शादी करने की योजना बनाई है। ये सोचकर रोहन को बहुत असहज महसूस हुआ। इसके अलावा शिप्रा की शक्ल और पारिवारिक पृष्ठभूमि अरमान जितनी अच्छी नहीं है। गुस्से में आकर उसने ड्राइवर को रोका और कार से बाहर निकलना चाहा। शिप्रा घबरा गई। उसने पैसे चुकाए और जल्दी से कार से बाहर निकलकर उसका पीछा करने लगी। वह कैसे नहीं जान सकता था कि रोहन क्या सोच रहा था। वह दौड़कर उसके पास गया और उसे दिलासा देते हुए बोला, रोहन, मुझ पर भरोसा रखो, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम एक अच्छी जिंदगी जियो। तुम निश्चित रूप से राजेश से ज्यादा अमीर होगे। तुम्हारे लिए मैं मरते दम तक लड़ूंगा। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को खींचते रहे और अंततः रोहन ने आह भरी। शिप्रा, मैं देख रहा हूं कि तुम महत्वाकांक्षी हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए सहमत हुआ। मुझे निराश मत करना। शिप्रा ने तुरंत आश्वासन दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं।
रोहन का रंग थोड़ा बेहतर लग रहा था। शिप्रा ने जल्दी से उसे अपने साथ खींचते हुए कहा, तुमने अभी पर्याप्त हॉट पॉट नहीं खाया होगा। मैं तुम्हें आधी रात के नाश्ते के लिए बाहर ले चलती हूँ, ठीक है? रोहन ने अनिच्छा से कहा, ठीक है। उधर राजेश कपूर घर लौट आए। जब बच्चों ने उसकी आवाज़ सुनी तो वे उत्साह से बार से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। या पापा, दंपति ने अपने कोट उतारे, उन्हें धोया और बैठक कक्ष की ओर चल पड़े। चौथे बच्चे को छोड़कर, जो थोड़ा आलसी है और ज्यादा रेंगता नहीं है, बाकी बच्चे पहले ही रेंगना सीख चुके हैं। राजेश वहां गया और चारों बच्चों को चूम लिया, उन्हें छोड़ नहीं सका। मिट्ठू उसके पास म्याऊं म्याऊं करता रहा। सुनीता कपूर मुस्कुराई और बोली, लोग आपकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। राजेश कपूर मुस्कुराए और पूछा, जियाओ जी कहाँ है? वह सो रहा है। मुझे कल अपने शिक्षक के साथ अतिरिक्त कक्षाएं लेनी हैं। आखिरकार मैं हाई स्कूल में सीनियर छात्र हूँ। बहुत देर हो चुकी है। दंपति अपने बच्चों को बिस्तर पर ले गए। बच्चों को सुलाने के बाद राजेश ने अपने माता पिता का दरवाजा खटखटाया। माँ, क्या आप सो रही हैं? नहीं, क्या हुआ? एक क्षण के लिए बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सुनीता कपूर कोट पहने हुए बाहर आई। क्या हो रहा है? रेस्टोरेंट में राजेश ने सुनीता कपूर से घर खरीदने के बारे में बात की। सुनीता कपूर चौंक गईं, आपके पास पैसे हैं? अचानक मुझे याद आया कि मेरे बेटे के पास भी ब्लैक गोल्ड कार्ड है। कई मिलियन मूल्य का विला खरीदना कोई बड़ी समस्या नहीं है। राजेश कपूर ने सिर हिलाया। माँ, कल स्वामित्व हस्तांतरित करने के लिए मेरे साथ चलो और फिर हम उस पर पिताजी का नाम भी रख देंगे। क्या हम उसे चीनी नव वर्ष के दौरान एक सरप्राइज दें? सुनीता कपूर ने पूछा। क्या आपने सारे पैसे दे दिए? राजेश कपूर समझ गए कि वह क्या सोच रही थी। मैंने तुम्हें आधा दिया था और अगर तुम इसे नहीं भी खरीदोगे तो भी वे इसे वापस नहीं करेंगे। सुनीता कपूर जानती हैं कि आजकल पैसा कमाना आसान नहीं है। कुछ मिलियन भविष्य में बच्चों के पालन पोषण के लिए अच्छे हैं। वास्तव में ये पुराना घर रहने के लिए काफ़ी अच्छा है। मैं जानता हूं कि माँ का क्या मतलब है, लेकिन आखिरकार उस घर का नवीनीकरण पिताजी ने स्वयं किया था और उसमें हमारी बहुत सारी यादें हैं। हाँ, दरअसल देवेंद्र कपूर को हमेशा से ही अपने कर्ज चुकाने के लिए अपना घर बेचने की चिंता रहती है। उनकी शादी को इतने साल हो गए हैं, उसे कैसे पता नहीं चला? चूंकि उन्होंने इसे पहले ही खरीद लिया है, इसलिए यह उनके बेटे का एक पुत्रवत कार्य भी है। सुनीता कपूर ने आह भरते हुए कहा, धन्यवाद बच्चे। राजेश कपूर ने सिर हिलाते हुए कहा, माँ, मेरे दिल में आप हमेशा मेरी असली माँ रहेंगी। सुनीता कपूर की आंखें लाल हो गईं, वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रही थीं। अब सो जाओ, अब जल्दी सोने का समय हो गया है। कमरे में वापस आकर सुनीता कपूर बिस्तर पर बैठ गईं और खुद को रोने से नहीं रोक सकीं। देवेंद्र कपूर चौंके, क्या हुआ तुम्हें? कुछ खास नहीं, बस यही लग रहा है कि राजेश बड़ा हो गया है और ज्यादा पुत्रवत हो गया है। देवेंद्र कपूर अवाक रह गए। मैंने क्या सोचा था? राजेश कपूर अच्छा लड़का है। सुनीता कपूर उसे देखकर क्रोधित हो गईं। क्या मैंने आपसे बात की? देवेंद्र कपूर तो और भी अवाक रह गए। तुमने पटाखे खाए? सुनीता कपूर ने ठंडी आवाज में कहा। सो जाओ। देवेंद्र कपूर ने पीछे से सुनीता कपूर से कहा, आप नासमझी कर रही हैं। सुनीता कपूर पलट कर बैठ गईं, जिससे उनके पिता डर गए। आप किसे अनुचित कह रहे हैं? मुझे लगता है कि मैं ये काम खुद कर सकता हूँ। तभी सुनीता कपूर ने उसे जाने दिया। देवेंद्र कपूर ने उसकी पीठ पर मुंह बनाया। अगली सुबह सुनीता कपूर ने चुपके से राजेश कपूर को ढूंढा और उनसे पूछा कि वह कब जाएंगे। मैंने अपना सामान पैक कर लिया है। राजेश ने मीरा शर्मा का अभिवादन किया। प्रिय, मैं बच्चे को आपके पास छोड़ रहा हूँ। जैसे ही हमारा काम पूरा हो जाएगा हम वापस आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ो और चिंता मत करो। देवेंद्र कपूर बेडरूम से बाहर आए और पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सुनीता कपूर ने ठंडे स्वर में कहा, नए साल का सामान खरीदने सुपरमार्केट जा रही हो क्या? कोई दिक्कत है क्या? देवेंद्र कपूर का चेहरा काला पड़ गया और वह बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। राजेश कपूर, सुनीता कपूर मुस्कुराईं और बोली, चलो चलें। जिया गुप्ता पहले ही राजेश कपूर के घर के नीचे तक पहुंच चुकी है। आंटी, राजेश कपूर आप यहाँ हैं। सुनीता कपूर जिया गुप्ता को जानती थीं और उनसे पहले भी कई बार मिल चुकी थीं। जिया गुप्ता रियल एस्टेट लेनदेन केंद्र तक गाड़ी चलाकर गईं।
मकान मालिक अरमान और सुप्रिया के साथ काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे। जिया गुप्ता यहाँ के लोगों को जानती हैं, इसलिए वह बिना कतार में लगे अपना काम निपटा सकती हैं। जब मकान मालिक ने सुनीता कपूर और राजेश कपूर को देखा तो वह थोड़ा हैरान हुआ। आप, ये सचमुच एक बदलती दुनिया है। मैंने उनसे घर खरीदा था और अब मैं उसे उन्हें बेच रहा हूँ। मैं आह भरने से खुद को नहीं रोक सकता। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी हो जाती है। सुनीता कपूर ने संपत्ति प्रमाण पत्र को देखा और कल्पना करने लगी कि जब उनके पति को ये पता चलेगा तो उनकी अभिव्यक्ति कैसी होगी। जाने से पहले अरमान ने राजेश से कहा, किसी और दिन जब तुम्हारे पास समय हो तो आकर खेलना। राजेश कपूर ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। जिया गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, भविष्य में अगर आपको मकान या दुकान खरीदने की जरूरत पड़े तो आप मेरे पास आ सकते हैं। राजेश कपूर ने भी सिर हिलाया। सुनीता कपूर ने अच्छे मौसम को देखते हुए कहा, चलो घर चलें। मैंने पहले सोचा था कि इसमें केवल आधा घंटा लगेगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसमें लगभग 12 बज जाएंगे। यात्रा के दौरान देवेंद्र कपूर ने उन्हें कई बार फ़ोन किया और अब जाकर उन्हें वापस फ़ोन करने का समय मिला। मैंने और मेरी बहू ने कुछ नूडल्स खाए। आप वापस आकर अपने लिए बना सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में मटन है, क्या तुमने उसे देखा? नहीं। क्या आप अंधे हैं? आपकी बहू अपने पोते को खाना खिला रही है, इसलिए उसे शाकाहारी नूडल्स खाना पड़ रहा है। लेकिन मुझे तो मटन काटना नहीं आता। कितना बेकार है। सुनीता कपूर ने फ़ोन रख दिया और शिकायत करने लगी, मैं यह नहीं कर सकती और मैं वह भी नहीं कर सकती। कभी कभी दंपति के साथ ऐसा ही होता है। सही तौर पर वे एक दूसरे को नापसंद करते प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। घर लौटने के बाद राजेश कपूर ने अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और खुद को व्यस्त करने के लिए रसोई में चले गए। मीरा शर्मा आई और दयनीय स्वर में बोलीं, पतिदेव, कृपया मेरे लिए भी कुछ बनाओ। मेरे ससुर के नूडल्स कुछ ज़्यादा ही स्वास्थ्यवर्धक हैं। थोड़ी देर बाद देवेंद्र कपूर भी अंदर आए और बोले, बेटा, मेरे लिए भी कुछ बना दो। राजेश को आश्चर्य हुआ कि क्या ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि नूडल्स बहुत स्वास्थ्यवर्धक थे, लेकिन इसका स्वाद बहुत खराब है। आधे घंटे से भी कम समय में टमाटर मटन नूडल्स तैयार हो गए। इस पर कुछ हरे प्याज छिड़कें और यह स्वादिष्ट खुशबू देगा। जियो जी, क्या तुम दोपहर के भोजन के लिए वापस नहीं आ रहे हो? खाना खाते समय देवेंद्र कपूर ने कहा, जियो जी शिक्षक के घर खाना खा रहे हैं और रात 8 बजे से पहले वापस नहीं आएंगे। भोजन के बाद देवेंद्र कपूर संतुष्ट होकर सोफे पर लेट गए। मिट्ठू को सहलाते हुए उन्होंने अपने पोते पोतियों को भी चिढ़ाया, आज तुम राजेश कपूर के साथ कहाँ गए थे? मैंने तो फ़ोन का जवाब भी नहीं दिया। देवेंद्र कपूर चिल्लाते हुए घर में आए, लेकिन सुनीता कपूर ने उनकी बात अनसुनी कर दी और अपने कपड़े जमाती रहीं। देवेंद्र कपूर को आश्चर्य होने लगा कि क्या सुनीता कपूर को रजोनिवृत्ति की समस्या फिर से हो गई है। पिछले कुछ दिनों से हालात अजीब हो गए हैं। पिछला विला खरीदा, मुझे डर है कि मैं नया साल यहाँ नहीं बिता पाऊंगा। चीनी नववर्ष आने में अब केवल 5 दिन से भी कम समय बचा था, इसलिए हमें अपना सामान वहाँ ले जाना पड़ा। लेकिन मैं देवेंद्र कपूर को ये बात नहीं बता सकता। ये काफ़ी परेशानी वाली बात है। लेकिन दोपहर में अचानक एक बॉस ने देवेंद्र कपूर को फ़ोन किया, किसी विषय पर बात करने के लिए उसे बाहर बुलाएं। तो फिर इंतज़ार किसका है? पैसे कमाएं। और सभी बॉस परिचित हैं। देवेंद्र कपूर के जाने के बाद सुनीता कपूर ने अपना सामान पैक किया, जबकि राजेश कपूर ने सामान ले जाने वाली कंपनी से संपर्क किया। पूरी दोपहर बिताने के बाद मैंने अंततः अपना सामान पैक किया और मूविंग कंपनी से उसे ले जाने को कहा। मीरा शर्मा ने बच्चों की देखभाल की, राजेश कपूर ने सामान पैक करने वाली कंपनी का पीछा किया और सुनीता कपूर ने सामान पैक किया। 2 बार आगे पीछे आने के बाद घर खाली हो गया। जब देवेंद्र कपूर और मनीष कपूर वापस आए तो वे सभी अचंभित रह गए। ये चीनी नववर्ष है, क्या घर में चोर है? देवेंद्र कपूर के पीछे पीछे उसका दोस्त भी आया, जो देखने आया और मुंह खोले बोला, लाओ लिन, क्या आपके घर में चोरी हुई थी? नहीं, मुझे नहीं पता। मनीष कपूर ने सिर हिलाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। घर पर तो हमेशा कोई न कोई रहता ही है, हमें कैसे लूटा जा सकता है? तभी सुनीता कपूर ने उन्हें फ़ोन किया। ये सुनकर मनीष कपूर थोड़े हैरान दिखे, लेकिन जब उसने सुना कि उसे यह बात अपने पिता से गुप्त रखनी होगी तो वह तुरंत शांत हो गया। किसका फ़ोन है? देवेंद्र कपूर ने पूछा।
माँ का फ़ोन था। उन्होंने मुझे तुम्हें हमारे नए घर ले जाने के लिए कहा है। हम वहाँ चले गए हैं। देवेंद्र कपूर का गुस्सा फूटने वाला था। नए घर में जा रहे हो? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ये चोर होने जैसा है। क्या यह मज़ेदार है? चलो, मुझे जल्दी से वहाँ ले चलो। मैं बाद में तुम्हारी माँ से अच्छी तरह बात करूँगा। देवेंद्र कपूर नशे में थे और गाड़ी नहीं चला सकते थे, इसलिए उन्हें टैक्सी लेनी पड़ी। मनीष कपूर ने ड्राइवर के कान में फुसफुसा कर कहा। देवेंद्र कपूर पीछे की पंक्ति में बैठे थे और किसी बच्चे की तरह दुखी दिख रहे थे। उसके बगल में बैठा दोस्त मुस्कुराया और उसे सांत्वना दी। अरे, ऐसा करने के पीछे कोई कारण तो होगा ही। देवेंद्र कपूर को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। यह एक दुर्लभ अवसर है कि आज कोई मित्र आया और घर पूरी तरह खाली था। परिवार के मुखिया के रूप में किसी ने उसे सूचित नहीं किया। टैक्सी एक परिचित स्थान पर पहुंची और देवेंद्र कपूर सीधे खड़े हो गए। ड्राइवर, क्या आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं? ड्राइवर ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मनीष कपूर द्वारा पैसे देने के बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर चला गया। देवेंद्र कपूर थोड़ा असमंजस में थे और बस से उतरने के बाद विला क्षेत्र के बाहर खड़े हो गए। एक ठंडी हवा चली, जिससे वह और अधिक जाग गया। चलो चलें, पिताजी। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने नए घर नहीं जा रहे हो? ओह, बस मेरे पीछे आओ। देवेंद्र कपूर के दिमाग में अचानक एक विचार आया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि यह संभव नहीं है। उसके पीछे खड़ा उसका दोस्त चिल्लाया, क्या ये तुम्हारा पुराना घर नहीं है? क्या आप यहाँ किसी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देने आए हैं? देवेंद्र कपूर पूरी तरह से उलझन में थे। आखिर नए साल की बधाई क्या है? विला के बाहर राजेश कपूर की आर.वी. खड़ी है। देवेंद्र कपूर तो और भी उलझन में थे। मनीष कपूर ने दरवाजा खटखटाया और सुनीता कपूर बाहर आईं। दोनों व्यक्ति देवेंद्र कपूर को उठाकर सीधे विला में चले गए। वह घर में घुसा और पाया कि उसके घर से गायब हुई चीजें यहाँ रखी हुई थीं। क्या हो रहा है? सुनीता कपूर मुस्कुराईं और बोली, कैसा है? क्या आपको आश्चर्य हुआ? क्या आपको आश्चर्य हुआ? देवेंद्र कपूर हैरान हुए, क्या मतलब? सुनीता कपूर ने उसे घूरते हुए दुखी होकर कहा, मैंने कहा, क्या तुम मूर्ख हो? मैं नहीं बता सकता। क्या राजेश कपूर ने ये जगह खरीदी है? देवेंद्र कपूर का चेहरा लाल था, शायद इसलिए क्योंकि वह उस दोस्त के साथ शराब पीने गए थे। तभी सुनीता कपूर ने चिढ़ाते हुए कहा, क्यों, तुम नशे में हो और बेवकूफ़ हो? देवेंद्र कपूर एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। तो उन लोगों का क्या जो पहले यहाँ रहते थे? वे बस इस घर को बेच रहे थे। इसे राजेश कपूर ने खरीदा था। सुनीता कपूर ने संक्षेप में मामले की व्याख्या की। तभी सुनीता कपूर को एहसास हुआ कि देवेंद्र कपूर के बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा है। अरे, बॉस लाए, बहुत दिन हो गए मिले। सुना है आप बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर गए थे। खैर, वह लाओ लिन के साथ व्यापार पर चर्चा करने के लिए वापस आया था। हमने कुछ ड्रिंक्स ली और मैंने उसे वापस भेज दिया। आखिरकार वह चला गया। सुनीता कपूर ने मुस्कुराते हुए बताया, हम तो बस उसे चिढ़ाना चाहते थे। बच्चे ने कहा कि वह उसे आश्चर्यचकित करना चाहता था। देवेंद्र कपूर सोफे पर बैठे रहे, अपना चेहरा ढके हुए, और एक शब्द भी नहीं बोले। कोई भी उसके चेहरे के भाव नहीं देख सका, लेकिन वहां मौजूद लोग उसे काफी समय से जानते थे। हर कोई जानता था कि वह खुशी से रो रहा होगा। बॉस लाई ने उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, बूढ़े लिन, आपका बेटा बड़ा हो गया है और उसने सफलता हासिल कर ली है। आपको खुश होना चाहिए। देवेंद्र कपूर ने सिर हिलाया, अपनी आंखें पोंछीं और हाथ नीचे कर लिए। उसने अपना मूड ठीक कर लिया था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण रो पड़ेगा। बॉस लाई, आपको शर्मिंदा करने के लिए मुझे खेद है। इस बारे में बात करते हुए आपने ऐसा क्या कहा जो मैंने पहले नहीं देखा? जब तुम निराश और हताश थे तो तुम सड़क के किनारे रो रहे थे। देवेंद्र कपूर के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया और उनकी उदासी तुरंत गायब हो गई। बॉस लाई, आप किसी के अतीत को उजागर करके बहुत आगे जा रहे हैं। मैं तो बस माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बॉस लाई खड़े हुए और बोले, देर हो रही है, मैं पहले वापस जाऊंगा। सुनीता कपूर ने उन्हें रुकने के लिए मनाने की कोशिश की, जाने से पहले थोड़ी देर बैठिए और चाय पी लीजिए। चलो इसे किसी और दिन करते हैं। मैं आज ही विमान से उतरा हूँ। मैं लाओ लिन से बात करने के लिए यहाँ आया था। मैं अभी तक घर भी नहीं लौटा हूँ।
तुम्हें पता है मेरी बीवी का मिजाज बहुत खराब है। अगर मैं वापस नहीं गया तो वो सोचेगी कि मैंने बाहर किसी रखेल को रखा है। ये सुनकर देवेंद्र कपूर मुस्कुराए। एक वयस्क पुरुष जो अपनी पत्नी से डरता है, उसे इस बात का डर नहीं होता कि अगर यह बात बाहर आ गई तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। बॉस लाई हंसते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत अब भी मेरी आलोचना करने की है। भाभी, मैं अब जा रहा हूँ। मैं तुम्हें किसी और दिन परेशान करूँगा। सुनीता कपूर ने उन्हें दरवाजे से बाहर आते देखा और कहा, अलविदा। जब मैं घर वापस आया तो देखा कि देवेंद्र कपूर इधर उधर देख रहे हैं और उधर छू रहे हैं। ये वह घर है जिसे सजाने में उन्होंने बहुत मेहनत की है। चक्कर लगाने के बाद मैं फिर वापस आ गया हूँ। इस दृश्य ने उनकी पुरानी यादें ताज़ा कर दी और वे लगभग रो पड़े। राजेश कपूर बड़े हो गए हैं और काफ़ी कामयाब हो गए हैं। सुनीता कपूर उनके पास आई और उनके कंधे पर धीरे से थपथपाया। जैसा आपने कहा था, क्या चीज़ें बेहतर नहीं हो रही हैं? देवेंद्र कपूर ने सिर हिलाया और कहा, अगर मैं ये घर वापस खरीद सकूं, तो मेरा जीवन पूरा हो जाएगा। पाह पाह पाह, आज नए साल का दिन है, आप क्या बात कर रहे हैं? सुनीता कपूर ने उसे तीखी निगाहों से देखा। राजेश कपूर और मीरा शर्मा ऊपर कपड़े पैक कर रहे थे। बच्चे बिस्तर पर लौट रहे थे और मनीष कपूर उनकी देखभाल कर रहे थे। उसके बगल में मिट्ठू भी है। चूंकि उनके पास एक बच्चा है, इसलिए राजेश और मीरा शर्मा अस्थायी रूप से मास्टर बेडरूम में चले गए। तुम्हें पता नहीं है, जब मैं अभी घर आया तो मुझे लगा कि घर में चोर है। और मेरे पिताजी की अभिव्यक्ति बहुत मज़ेदार है। मनीष कपूर की कहानी सुनकर दंपति अपनी हंसी नहीं रोक सके। बच्चे थके हुए थे, इसलिए थोड़ी देर खेलने के बाद वे बिस्तर पर लेट गए और गहरी नींद में सो गए। दूसरी ओर अभी मनीष कपूर के हाथ में खिलौने के पीछे भाग रहा था और सोना नहीं चाहता था। राजेश कपूर ने अभी को उठाया और कहा, सोने का समय हो गया है। मनीष कपूर खड़े हुए और बोले, भैया मैं भी सोने जा रहा हूँ। आगे बढ़ो। मनीष कपूर दरवाजे पर खड़े होकर कुछ देर तक हिचकिचाए, फिर हिम्मत जुटा पाए। भाई, इस परिवार के लिए आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए धन्यवाद। ये कहकर वह कमरे से बाहर भाग गया। राजेश कपूर मुस्कुराए, ये बच्चा। इसी समय नीचे से देवेंद्र कपूर की आवाज़ आई, राजेश कपूर, 1 मिनट के लिए नीचे आओ। मीरा शर्मा को लगा कि पिता पुत्र को कुछ कहना है, इसलिए उन्होंने राजेश कपूर से अभी को ले लिया। आगे बढ़ो, बच्चों को मेरे पास छोड़ दो। लिविंग रूम में देवेंद्र कपूर सोफे पर बैठे और उनकी ओर हाथ हिलाया। चलो पिता और पुत्र, कुछ पीते हैं। मेज पर मूंगफली, सूरजमुखी के बीज और बियर रखी थी और सुनीता कपूर कटी हुई सब्जियों की एक प्लेट लेकर आईं। तुम लोग बातें करो, मैं अपने छोटे पोते से मिलने जा रहा हूँ। देवेंद्र कपूर ने अपनी बियर खोली और कहा, आओ गिलास टकराएं। राजेश कपूर ने काफ़ी समय से बियर नहीं पी थी और जब उन्होंने पहली बार बियर पी तो उन्हें ये थोड़ी कड़वी लगी। देवेंद्र कपूर ने पलकें झपकाईं, नमकीन खाने का एक निवाला खाया और फिर धीरे से पूछने के लिए अपना मुंह खोला, इसके लिए आपने कितना चुकाया था? 2 मिलियन से भी कम। देवेंद्र कपूर ने अपनी भौहें उठाईं, क्या यह उससे ज़्यादा नहीं है? ये देखकर कि राजेश कपूर ने कुछ नहीं कहा, देवेंद्र कपूर आह भरने से खुद को रोक नहीं सके। इस घर में वापस आना ऐसा है जैसे मैं उन दिनों में वापस चला गया हूं जब मैं बहुत गौरवशाली था। दुर्भाग्यवश निवेश विफल हो गया और मैंने अपना घर और कार दोनों खो दिए। इस बिंदु पर देवेंद्र कपूर की आवाज़ थोड़ी भर गई। जो लोग मुझे अपना भाई कहते थे, वे सब मुझसे दूर हो गए हैं, मानो उन्हें डर हो कि मैं उनसे पैसे मांगूंगा। मैं तुम्हारे दूसरे और तीसरे चाचा से पैसे उधार लेने जा रहा हूँ। लेकिन उन्होंने शराब पीते हुए मेरा मजाक उड़ाया और कहा कि मैं निवेश में विफलता के लायक था। मैं उनके शब्दों को जीवन भर याद रखूंगा। देवेंद्र कपूर ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे, मानो वे उनके गले में अटक गए हों। शराब का एक बड़ा घूंट पीने के बाद देवेंद्र कपूर ने गर्व से राजेश कपूर की ओर देखा। तुम अब बड़े हो गए हो और तुम्हारे पास पैसा भी है, लेकिन अहंकारी मत बनो और दूसरों को नीची नज़र से मत देखो। इस समाज में बहुत सारे धनी लोग हैं और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो आपसे अधिक विनम्र हैं। सिर्फ इसलिए कि आपके पास थोड़ा पैसा है, बहक मत जाओ। अपने पैर जमीन पर रखो। राजेश कपूर ने सिर हिलाया, मैं समझ गया पिताजी। देवेंद्र कपूर ने अपनी छाती की ओर इशारा किया, उनकी आंखें लाल थीं। तुम्हें अभी भी याद होगा कि उस समय तुम्हारे पिता को क्या क्या सहना पड़ा था, है न?
ये तुम्हारे लिए एक सबक है। वही गलती मत दोहराना जो मैंने की। मेरे द्वारा अपनाए गए मार्ग पर चलो। राजेश कपूर ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। देवेंद्र कपूर ने सिगरेट सुलगाए और धीरे से बोले, परसों तुम्हारे तीसरे चाचा ने होटल बुक कर लिया है। पूरा परिवार मिलकर डिनर करेगा। यदि कोई आपसे पैसे उधार मांगे या खाने की मेज पर संबंध बनाने की कोशिश करे तो उन्हें अनदेखा करें। जब आप निराश और हताश होते हैं तो वे किसी और की तुलना में अधिक तेजी से भाग जाते हैं। परिवार के ये लोग अविश्वसनीय हैं। जब उनका परिवार दिवालिया हो गया तब राजेश को भी ये सच्चाई समझ में आई। सच कहूं तो अपने साथियों के बीच मैं शुभम कपूर को छोड़कर बाकी सभी को नीची नज़र से देखता हूँ। तुम्हारे तीसरे चाचा जतिन कपूर शादी के बाद थोड़े बेहतर हो गए हैं, लेकिन वह अभी भी आलसी बेकार आदमी है। उस रात शराब के नशे में देवेंद्र कपूर ने राजेश कपूर से खूब बातें की। उन्होंने राजेश को बार बार याद दिलाया कि वह ज़्यादा घमंडी न हो और खुद को ज़्यादा गंभीरता से न ले। मीरा शर्मा के साथ एक अच्छा जीवन जिएं। सुनीता कपूर नीचे गईं और देवेंद्र कपूर के नशे में धुत चेहरे को देखा। वह परेशान और असहाय महसूस कर रही थीं। वह मुस्कुराई और राजेश कपूर से बोली, अब सो जाओ, मैं तुम्हारे पिताजी का ख्याल रखूंगी। तो फिर मैं पहले सो जाऊंगा माँ, आगे बढ़ो। जब वह कमरे में वापस आया तो मीरा शर्मा अभी भी जाग रही थी और उसका इंतजार कर रही थी। तुम अभी तक सो क्यों नहीं रहे? मैं अभी अपनी माँ से बात कर रहा था और उन्होंने मुझे अतीत के बारे में बताया। कपूर परिवार ने अपनी संपत्ति कैसे बनाई, उनका निवेश कैसे विफल हुआ और उन्होंने अपना कर्ज कैसे चुकाया। मीरा शर्मा झुकी और बोली, पतिदेव, अगर एक दिन आप सब कुछ खो देंगे तो बच्चे और मैं आपका साथ देंगे। राजेश कपूर समझ गए कि उसका क्या मतलब था। अगले दिन राजेश ने बच्चों को साफ किया और मीरा शर्मा को खिलाने के लिए उन्हें गोद में उठा लिया। मीरा शर्मा अपने बेटे को दूध पिला रही थीं। विहू ने खाना खत्म करने के बाद अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और राजेश कपूर की ओर देखा। मीरा शर्मा को जगाने से बचने के लिए राजेश कपूर ने उन्हें धीरे से उठाया और उनके गाल पर चुंबन किया। चलो पिताजी के साथ लिविंग रूम में चलते हैं। सुनीता कपूर ने लिविंग रूम की सफाई पहले ही कर दी है। आज सुबह उसने खूब सफाई की थी और अब वह सोफे पर बैठी हुई थी। शुभम कपूर ने मूल रूप से इस वर्ष चंद्र नव वर्ष पर वापस न आने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्होंने अंतिम समय में वापस आने का निर्णय लिया। मैंने उन्हें पुराने घर में रहने दिया ताकि उन्हें होटल में पैसा बर्बाद न करना पड़े। ये सुनकर राजेश कपूर ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और शुभम कपूर को फ़ोन किया। भाई, क्या आप बस से या कार से वापस आ रहे हैं? ड्राइव करो, हम शाम 5 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, कल रात को डिनर पार्टी है, चलो साथ चलते हैं। ठीक है। नाश्ते के बाद मीरा शर्मा को पता चला कि अगली रात डिनर पार्टी होगी और अचानक उनके दिमाग में एक विचार आया। प्रिय, कृपया आज दोपहर बच्चों की देखभाल करें। मैं माँ के लिए कुछ कपड़े खरीदने जा रहा हूँ। राजेश कपूर ने अपना सिर उठाया और कहा, क्यों न हम सब मिलकर पिताजी के लिए भी एक खरीद लें? कर सकना। जब सुनीता कपूर ने ये सुना तो उनकी आंखें मुस्कुराहट से सिकुड़ गईं। लेकिन उसने कहा, कपड़े क्यों खरीदें? तुम्हारे पिताजी और मेरे पास पहनने के लिए पहले से ही कपड़े हैं। पैसे बर्बाद मत करो। मीरा शर्मा ने सुनीता कपूर का हाथ पकड़ लिया और छेड़खानी करने लगी। माँ, इससे पैसे की बर्बादी कैसे कहा जा सकता है? आपके लिए कपड़े खरीदना मेरे और राजेश कपूर के प्यार की निशानी है। बस इसे हमारे साथ खरीदारी करने जैसा ही समझो, ठीक है? सुनीता कपूर खुद को रोक नहीं सकी और मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, हम दोपहर के भोजन के बाद चलेंगे। ये कहकर वह खुशी खुशी ऊपर देवेंद्र कपूर को बुलाने दौड़ा। संयोग से मनीष कपूर का क्रैम स्कूल समाप्त हो गया है और कल उन्हें पूरी छुट्टी मिलेगी। पूरा परिवार एक साथ खरीदारी करने जाता है। देवेंद्र कपूर मर्सिडीज बेंज 315 में सवार होकर रवाना हुए। सुनीता कपूर और अन्य लोगों ने RV में प्रवेश करने के बाद इधर उधर देखा। मनीष कपूर ने फोटो लेने के लिए अपना फ़ोन निकाला और फिर उसे व्हाट्सएप मोमेंट्स पर पोस्ट कर दिया। मेरे भाई की नई कार। 1 मिनट से भी कम समय में दर्जनों लाइक और कमेंट आ गए। भाई जी बहुत अमीर हैं, ये कार महंगी होगी। मुझे सचमुच ऐसी कार चाहिए। भाई जी, मैंने सुना है कि आप वापस विला में चले गए हैं। क्या ये सच है? मैं आपके घर खेलने कब आ सकता हूँ?
मनीष कपूर ने नीचे दी गई टिप्पणियों को चेहरे पर मुस्कान के साथ देखा। सुनीता कपूर ने देवेंद्र कपूर से मजाक में कहा, जब हम बूढ़े हो जाएं तो क्या हम एक आर.वी. लें और घूमने निकल जाएं। देवेंद्र कपूर थोड़ा भावुक हो गए। ठीक है, मैं ये काम कुछ और वर्षों तक करता रहूंगा। जियो जी, अब जब तुम कॉलेज से स्नातक हो गई हो तो मैं तुम्हें देश भर में घुमाऊंगा। चीनी नववर्ष के दौरान हर जगह ट्रैफिक जाम होता है। जब पूरा परिवार मॉल में पहुंचा, दोपहर के 2 बज चुके हैं। मॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। जैसे ही राजेश कपूर और मीरा शर्मा बाहर आए, उन्होंने तुरंत सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। 4 बच्चों के शामिल होने से परिवार अक्सर सभी का ध्यान आकर्षित करता है। राजेश कपूर और मीरा शर्मा कुछ दिन पहले शहर के केंद्र में स्थित इस शॉपिंग मॉल में गए थे, इसलिए मैंने जल्दी से कपड़ों की परत पर ताला लगा दिया। सुनीता कपूर को याद नहीं कि उन्होंने आखिरी बार कपड़े कब खरीदे थे। मीरा शर्मा सुनीता कपूर को कपड़े चुनने के लिए ले गईं। पिता और उसके दोनों बेटे सोफे पर बैठे थे और समय बिताने के लिए बच्चे का मनोरंजन कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सुनीता कपूर गहरे हरे रंग का कोट पहने हुए दिखाई दी। उसने खुश होकर पूछा, इसे देखो, यह मुझ पर कैसा लग रहा है। लता शर्मा एक नृत्य शिक्षिका हैं, जिनका अपना एक अनूठा सौंदर्यबोध है। मीरा शर्मा अपने आसपास के माहौल से प्रभावित रही हैं और कहा जा सकता है कि उन्होंने इस संबंध में कुछ उपलब्धियां भी हासिल की हैं। मीरा शर्मा की जोड़ी के साथ सुनीता कपूर बिल्कुल अलग नजर आती हैं। पिता और उनके दोनों बेटों ने पोशाक की सुंदरता की प्रशंसा की, जिससे सुनीता कपूर बहुत खुश हुईं। ये स्टोव मुख्यतः मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं के लिए है। मैंने मीरा शर्मा द्वारा चुनी गई सभी 3 वस्तुएं खरीद लीं। भुगतान करते समय सुनीता कपूर ने पैसे दिए और मीरा शर्मा ने जानबूझकर कठोर चेहरा बना लिया। माँ, जब आप ऐसी होती हैं तो मुझे बहुत निराशा होती है। उसके बगल में बैठी महिला बॉस ईर्ष्यालु देख रही थी। मैंने कहा, बहन, अपनी बहू से बिल भरवा लो। ये सब पितृभक्ति के कारण है। मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है कि तुम्हें इतनी समझदार और आज्ञाकारी बहू मिली है जो अपनी सास पर पैसा खर्च करने को तैयार है। मेरे परिवार की बहू के सामने तो वह कुछ भी नहीं है। सुनीता कपूर ने गर्व से कहा, मैं इन युवाओं को कुछ पैसे बचाने में मदद करने के लिए ऐसा कर रही हूँ। महिला बॉस ने मजाक में कहा, पैसा ऐसी चीज़ है जिसे आप खर्च करने के लिए कमाते हैं, है ना? इसके अलावा, यदि आप नए साल के दौरान पैसा खर्च नहीं करते हैं तो आप इसे कब खर्च करने की उम्मीद करते हैं? सुनीता कपूर ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मीरा, मुझे खर्च के लिए खेद है। माँ, हम सब एक परिवार हैं, आप इतनी विनम्र क्यों हैं? क्या आप मुझे बाहरी व्यक्ति मानते हैं? सुनीता कपूर ने आश्चर्य से कहा और जल्दी से समझाया, नहीं, मुझे तो बस यही लगता है कि आपके लिए पैसा कमाना और बच्चों का पालन पोषण करना आसान नहीं है। मीरा शर्मा मुस्कुराई और बोली, माँ, आज चीनी नववर्ष है। देवेंद्र कपूर ने बीच में कहा, बच्चे की अच्छी बातें मान लो। इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? सुनीता कपूर ने उसे घूरकर देखा और मुस्कुराकर बोली। चलते चलते वे पुरुषों के कपड़ों की एक दुकान पर पहुंचे और सभी लोग अंदर चले गए। चुनने के बाद मैंने देवेंद्र कपूर के लिए एक जैकेट और एक फैशनेबल सूट चुना। सभी रंग चमकीले हैं, जिससे लोग ऊर्जावान और युवा दिखते हैं। देवेंद्र कपूर ने बिना किसी हिचकिचाहट के आईने में देखा और कहा, बुरा नहीं है, मुझे ये पसंद है। राजेश ने क्लर्क से दोनों सामान पैक करने को कहा। खरीदारी से थक जाने के बाद कुछ लोग आराम करने के लिए बैठ गए और राजेश ने बच्चों को खाना खिलाया। मेरी सास और ससुर ने उन्हें खरीद लिया, इसलिए केवल जियाओजी ही बची। जियो जी, आप नए साल पर क्या चाहती हैं? सुना है आजकल लड़कों को जे पसंद है। तुम्हें पसंद है? भाभी तुम्हारे लिए खरीद लेंगी। मनीष कपूर की आंखें चमक उठी और उन्होंने भारी स्वर में सिर हिलाया। ओह, उसने सही अनुमान लगाया। इस मॉल में जे अधिकृत स्टोर है और स्टोर में बहुत से ग्राहक आते हैं। इनमें से अधिकतर युवा लोग होते हैं या माता पिता अपने बच्चों को खरीदारी के लिए लाते हैं। वहाँ भी कई लोग हैं। सभी ने निर्णय लिया कि राजेश को मनीष कपूर के साथ जूते देखने के लिए अंदर जाने दिया जाए, जबकि वे बाहर इंतजार कर रहे थे। क्या तुम्हें पहले कोई पसंद आया था? राजेश कपूर ने पूछा। मनीष कपूर ने सिर हिलाया, उनके पास वो मॉडल नहीं है जो मुझे पसंद है। मुझे कोई खरीदार ढूंढना पड़ेगा। हम कुछ नहीं कर सकते। क्या यहाँ तुम्हें कुछ पसंद है?
यहाँ मनीष कपूर की मुलाकात अपने सहपाठियों से हुई, जो दोनों ही एजे के प्रशंसक थे। भाई, यह मेरा सहपाठी फैंग कियांग है, राजेश कपूर ने सिर हिलाकर कहा। हेलो। फिर मैं एक तरफ बैठ गया और मनीष कपूर के जूते चुनने का इंतजार करने लगा। फैंग कियांग ने कहा, जियो जी, तुम्हारा भाई बहुत सुंदर है। तुम दोनों भाई इतने अलग कैसे दिखते हो? कितना बड़ा अंतर है। मनीष कपूर का चेहरा उतर गया। तुम ही हो जो इतनी बकवास करते हो। फैंग कियांग ने हंसते हुए कहा, आपका भाई आपके लिए एजे खरीदना चाहता है। आपका बजट कितना है? मनीष कपूर अपना गर्व नहीं छिपा सके। मेरे भाई ने कहा कि अगर मुझे उनमें से कोई पसंद आएगा तो वह मेरे लिए खरीद लेंगे। फैंग कियांग को यह सुनकर बहुत ईर्ष्या हुई। मुझे सचमुच इस बात से ईर्ष्या हो रही है कि तुम्हारा भाई अमीर है, मेरे विपरीत, जो केवल अपनी दृश्य लालसा को संतुष्ट करने के लिए यहाँ आ सकता है। मनीष कपूर ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैंने तो केवल चीनी नववर्ष के लिए एक जोड़ी खरीदी थी। मैं सोच रहा हूँ कि राजेश मेरे लिए कितना अच्छा है। मनीष कपूर अभी भी बहुत भावुक थे। 20 मिनट बाद राजेश खड़ा हुआ और पूछा, क्या आपने अभी तक चुनाव कर लिया है? मनीष कपूर ने झिझकते हुए कहा, भाई, इन दोनों में से आपको कौन सी जोड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है? एक जोड़ी मुख्यतः नीली है, दूसरी मुख्यतः लाल है, दोनों ही अच्छी लगती हैं। चलो सब खरीद लेते हैं, राजेश कपूर ने सुझाव दिया। मजाक कर रहा हूँ। एक जोड़ी की कीमत 6,000 है और 2 जोड़ी की कीमत लगभग 10,000 है। मनीष कपूर हैरान होकर सिर हिलाया, नहीं नहीं, नीली जोड़ी खरीदो। राजेश ने देखा कि मनीष कपूर जूते देने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने अंततः दोनों जोड़ी जूते खरीद लिए। जूते लंबे समय तक चलते हैं। 2 जोड़ी खरीद लो, बाद में उन्हें बारी बारी से पहनना अच्छा रहेगा। मनीष कपूर 2 जोड़ी जूते पकड़े हुए थे और बहुत भावुक थे। धन्यवाद भाई जी, राजेश कपूर ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, चलो चलें। मेरे तीसरे चाचा और चाची मेरी ओर आ रहे थे, लेकिन मैंने जतिन कपूर, शालिनी कपूर और अन्य लोगों को नहीं देखा। क्या संयोग है, आप लोग भी खरीदारी करने गए हैं? अंकल सैन मुस्कुराए, बैग की ओर देखा और बोले, तुमने यहाँ बहुत सारी चीजें खरीदी होंगी। मुझे देखने दो। देवेंद्र कपूर के 2 कपड़े उतारने के बाद प्रवीण कपूर ने बड़ा सा अंगूठा दिखाया। बुरा नहीं, बुरा नहीं, यह आपको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तीसरी चाची भी ये देखने के लिए उत्सुक थी कि सुनीता कपूर ने क्या खरीदा है। वाह, उन्होंने 3 और खरीद लिए। मेरा बेटा और बहू कितने बेटे जैसे हैं। तुम्हें कपड़े चुनना आता है। ये अच्छे हैं। सुनीता कपूर ने शेखी बघारते हुए कहा, मैं कैसे चुन सकती हूँ? मीरा की पसंद अच्छी है। तीसरी चाची को सचमुच ईर्ष्या हुई और उन्होंने सुनीता कपूर को एक तरफ खींचकर पूछा, मैंने सुना है कि आपने वह विला वापस खरीद लिया है जिसे आपने बेचा था। क्या ये सच है? सुनीता कपूर हैरान थी, तुम्हें कैसे पता चला? ये खबर बहुत तेजी से फैली। तीसरी चाची मुस्कुराई और बोली, मेरठ इतना छोटा है, कोई भी खबर जल्दी फैल जाएगी। उसका ध्यान इस बात पर था कि आपको विला खरीदने के लिए पैसा कहाँ से मिला। सुनीता कपूर ने हाथ हिलाते हुए कहा, दर्शन और मेरे पास पैसे कैसे हो सकते हैं? क्या ये राजेश कपूर नहीं है जिसने कुछ पैसे कमाए हैं? मुझे संयोग से वह मकान बिक्री के लिए मिला, इसलिए मैंने उसे खरीद लिया। ऋण, मैंने पूरा भुगतान कर दिया है। तीसरी चाची ने गहरी सांस ली। तो फिर आपके बेटे ने इस साल सचमुच कुछ पैसे कमाए। एक दुकान खोलो, एक विला में रहो। अब तुमने अपना पुराना घर वापस खरीद लिया है। कितना भला है। किसी भी माता पिता को तब उपलब्धि की भावना महसूस होगी जब वे किसी को अपने बच्चे की प्रशंसा करते हुए सुनेंगे। सुनीता कपूर ने विनम्रता से कहा, ये बच्चा बहुत ही आज्ञाकारी है। इसने तो हमसे मकान खरीदने की बात भी छिपाई। जब मैंने उसे पैसे दिए तो उसने मुझे बताया कि यह उसके पिता के लिए एक आश्चर्य था। ये सुनकर तीसरी चाची को बहुत असहज महसूस हुआ। राजेश कपूर की तुलना में मेरा बच्चा इतना बदसूरत है कि उसे सार्वजनिक रूप से नहीं देखा जा सकता। वह पहले से ही वयस्क है, लेकिन उसका अपना कोई व्यवसाय भी नहीं है। इसके अलावा वह दिन भर अपना काम नहीं करता, बल्कि हर जगह घूमता रहता है और केवल ये जानता है कि कैसे खुद को मुसीबत में डालना है। इस समय प्रवीण कपूर ने प्रशंसा भरी नजरों से राजेश कपूर के कंधे पर थपथपाया। बच्चे, तुम सचमुच अधिक से अधिक आशाजनक होते जा रहे हो। बुरा नहीं, बुरा नहीं। प्रवीण कपूर इतने तुच्छ नहीं हैं।
अब जब राजेश कपूर समृद्ध हो गए हैं तो वह अपने परिवार की भी मदद कर सकते हैं। क्यों न हम साथ में खरीदारी करने चलें? ज़्यादा लोगों के साथ यह ज़्यादा जीवंत हो जाता है। सभी लोग खरीदारी करने, बातें करने और हंसने गए। तीसरी चाची को सुनीता कपूर के हाथ में कोट बहुत पसंद आया और वह भी एक कोट खरीदना चाहती थीं। तुमने ये पोशाक कहाँ से खरीदी? मैं भी एक खरीदूंगा। दुकान पर आओ। तीसरी चाची ने ऊपर दी गई कीमत पर नज़र डाली और तुरंत चौंक गईं। 28,008। वह 2,000 रुपये का कोट खरीदने से हिचकिचा रही थी। इस पर 20,000 रुपये से अधिक खर्च करना, क्या ये पैसे की बर्बादी नहीं है? इसका मुख्य कारण यह है कि उनकी आर्थिक स्थिति इसकी इजाज़त नहीं देती और उनका राजेश जैसा होनहार बेटा नहीं है। तीसरी चाची ने अपने नए कपड़े पहने और आईने में बाईं और दाईं ओर देखा। उसने बनावटी असंतोष में अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हारी माँ से बहुत मोटी हूँ, मैं इस पोशाक के साथ वह प्रभाव प्राप्त नहीं कर सकती। मीरा शर्मा को समझ नहीं आया। क्यों? तीसरी आंटी, मुझे तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। सुनीता कपूर ने भी सिर हिलाया। ये बहुत ही कम सुंदर होता है। अंततः कुछ कपड़े पहनकर देखने के बाद मेरी तीसरी चाची ने विभिन्न कारणों से उनमें खामियां निकाली और कहा कि वे उपयुक्त नहीं हैं। प्रवीण कपूर, जो इस स्थिति से अनभिज्ञ थे, बहुत असंतुष्ट थे। इतने सारे कपड़े, क्या आपके लिए कुछ भी उपयुक्त नहीं है? मैंने आधे घंटे से अधिक समय तक इंतजार किया और कोई कपड़ा नहीं खरीदा। क्या ये समय की बर्बादी नहीं है? तीसरी चाची ने उसे घूरते हुए कहा। नहीं। इतना सब होने के बाद तीसरी चाची का शॉपिंग पर जाने का कोई मन नहीं था। बस इधर उधर देखो, कोई कपड़ा खरीदने की जरूरत नहीं है। मेरे घर पर अभी भी बहुत सारे नए कपड़े हैं जिन्हें मैंने अभी तक नहीं पहना है। बातचीत के बीच में प्रवीण कपूर राजेश कपूर को एक तरफ ले गए और सहजता से बातचीत की। पिछली छमाही पार्टी में आपकी बहन लू वास्तव में गर्भवती थी। अब लगभग 2 महीने हो गए हैं। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, बधाई हो अंकल सैन। आपकी बहन लू गर्भवती है और थोड़ा तनाव महसूस कर रही है, इसलिए वह एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करना चाहती है। क्या ऐसा इसलिए नहीं है कि आप बच्चों के कपड़ों की दुकान चलाकर पैसा कमाते हैं? उसने एक दुकान खरीदी और अंततः सब कुछ खो दिया। चूंकि आप नए साल के लिए वापस आए हैं, इसलिए मैं आपसे इस स्टोर को चलाने के बारे में कुछ सलाह लेना चाहता था। राजेश कपूर ने एक क्षण सोचा और कहा, मैं तो बस भाग्यशाली हूँ। मुझे पैदल चलने वालों की सड़क पर दुकान खोलने का मौका मिला। यदि आप सचमुच मुझसे रहस्य पूछेंगे तो मैं आपको नहीं बता सकता। पिछली बार आपने देखा था कि मेरे स्टोर में अच्छे स्थान के अलावा कोई अन्य लाभ नहीं है। ये सुनकर प्रवीण कपूर को भी सिरदर्द होने लगा, क्योंकि राजेश कपूर सच कह रहे हैं। कर सकना, मैं एक मातृत्व और शिशु स्टोर के पास से गुजर रहा था और वहां बहुत अधिक भीड़ थी। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि यह चीनी नववर्ष है और राजेश कपूर का स्टोर आमतौर पर ग्राहकों से भरा रहता है। यह विरोधाभास। मैं ये भी महसूस करता हूँ कि एक अच्छा भौगोलिक स्थान जरूरी नहीं कि सार्थक हो। मेरे बेटे और बहू की दुकान पर अभी भी काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन कारोबार नहीं चल सका और इससे किराया भी नहीं निकल सका। स्थानांतरण के 2 महीने बाद भी किसी ने कार्यभार नहीं संभाला। बहुत गुस्सा और चिंता। देवेंद्र कपूर खड़े हो गए। तीसरे भाई, मैंने राजेश कपूर की दुकान भी देखी है। ये भी बाकियों से अलग नहीं है। शायद ये सिर्फ एक अच्छा स्थान है, या शायद सिर्फ अच्छी किस्मत है। चलिए अभी यहीं रुकते हैं। इसके बाद वे एक आभूषण की दुकान पर पहुंचे। मीरा शर्मा ने आज मुख्य रूप से अपनी सास के लिए सामान खरीदा। महिलाओं के पास केवल कपड़े हैं। माँ, चलो चलकर देखते हैं। सुनीता कपूर ने सिर हिलाया। नहीं, देखने लायक कुछ भी दिलचस्प नहीं है। मीरा शर्मा ने अपने झुमके छुए और बोली, मैं कल रात पहनने के लिए एक नया जोड़ा खरीदना चाहती हूँ। माँ, क्या आप मुझे कुछ सलाह दे सकती हैं? तीसरी आंटी ने खुश होकर कहा, अरे चलो अंदर जाकर देखते हैं। हमें कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये कहने के बाद वह पहले आभूषण की दुकान में चला गया। काले रेशमी मोजे पहने सेल्स गर्ल उत्साह से तुरंत हमारे पास आए। देवेंद्र कपूर सीधे सोफे पर बैठ गए और शिकायत करने लगे, महिलाएं चीजें खरीदती हैं, इसमें कम से कम आधा घंटा लगेगा। मुझे नहीं लगता कि हम जा सकेंगे। राजेश और जेसन लैम्प पास में खड़े होकर एक स्ट्रॉलर को धक्का दे रहे थे। अंतिम नाम प्रवीण कपूर का है। उन्होंने मनीष कपूर को अपने हाथों में 2 जूते के डिब्बे पकड़े देखा और पूछा,
क्या आपके भाई ने ये आपके लिए खरीदे हैं? मनीष कपूर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। प्रवीण कपूर को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि युवा लोगों को क्या पसंद है, लेकिन उन्हें एक स्पष्ट अनुभूति थी कि यह ब्रांड सस्ता नहीं था। सेल्स गर्ल उनके लिए चाय बनाने आए और कुछ सूरजमुखी के बीज और कैंडी भी लाए। चीनी नव वर्ष के दौरान आभूषण की दुकानें भी ऐसी जगहें होती हैं जहां ग्राहक एकत्रित होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि महिलाओं में आभूषणों का विरोध करने की स्वाभाविक अक्षमता होती है। सुनीता कपूर ने कहा, नहीं, लेकिन उसका शरीर बहुत ईमानदार है और वह बहुत भयंकर दिखता है। पहले जब उसका परिवार संपन्न था तो उसके पास भी बहुत सारे आभूषण थे, लेकिन बाद में कर्ज चुकाने के लिए उन सभी को बेच दिया गया। मीरा शर्मा ने 3 मोतियों के हार चुने और सेल्स गर्ल से उन्हें ले जाने को कहा ताकि वह स्वयं उनकी तुलना कर सकें। अंततः उसने साबुत अनाज और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला अनाज चुना। माँ, इसे पहन कर देखो। सुनीता कपूर ने तुरंत मना कर दिया, मैं इसे नहीं पहनना चाहती। मेरे लिए इसे मत खरीदो, मेरे पास पहले से ही कई हार हैं। तीसरी आंटी ने अपनी ईर्ष्या को छुपाने में असमर्थ होकर उसे धक्का दे दिया। आपकी बहू ने आपको इसे पहनने के लिए कहा है, तो बस इसे पहन लीजिए। आप इतने पाखंडी क्यों हो रहे हैं? उन्होंने शायद इसे आपके लिए नहीं खरीदा, ऐसा कहकर आप उन्हें शर्मिंदा कर रहे हैं। ये सुनकर सुनीता कपूर को भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। ठीक है, तो मैं इसे पहनूंगा। इसे पहनने के बाद ऐसा मत कहो। सुनीता कपूर अचानक सुंदर और आकर्षक हो गईं। सेल्स गर्ल मीरा शर्मा की अच्छी पसंद की तारीफ करती रही। चाची, आपकी बहू की पसंद बहुत अच्छी है। यदि आपकी त्वचा का रंग पीला है तो आपको क्रीम, सुनहरा पीला, भूरा आदि रंग खरीदना चाहिए। और जो आपने अभी पहना है वह हमारे स्टोर में उपलब्ध आखिरी क्रीम रंग है। ये सभी क्रीम मोती समुद्री जल के मोती हैं तथा प्रत्येक मोती 7.5 से 8 मिलीमीटर के बीच का है तथा इसमें बहुत कम अंतर है। सुनीता कपूर ने बाईं और दाईं ओर देखा और जितना अधिक वह देखती उतना ही अधिक संतुष्ट महसूस करती। उसने अवचेतन रूप से ऊपर लगे टैग 25,000 को देखा। वह इतनी डर गई कि उसने तुरंत हार उतार दिया। सेल्स गर्ल आगे आए और बोली, आंटी, मैं आपकी मदद करूं। मैं खुद को सोचने से रोक नहीं सका। यह आदेश फिर से विफल नहीं होगा, है ना? ये आंटियां कहती हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ये सच नहीं है। आखिरकार बहू ने जिस तरह से कपड़े पहने हैं उससे तो वह गरीब नहीं लगती। जब तीसरी चाची ने देखा कि सुनीता कपूर इसे पहनकर कितनी सुंदर लग रही हैं, तो वह खुद को अपने लिए भी इसे चुनने से नहीं रोक सकी। मैंने आईने में बाईं और दाईं ओर देखा और बहुत संतुष्ट हुआ। उसका मोती थोड़ा निम्न है, जिसका व्यास लगभग 7 से 7.5 मिलीमीटर है तथा गुणवत्ता भी कम है। उसने कहा, यह मुझ पर अच्छा लग रहा है, चलो इसे खरीद लेते हैं। मीरा शर्मा ने सिर घुमाकर देखा, ये तीसरी आंटी पर बहुत अच्छी लग रही है। तीसरी चाची ने कीमत की ओर देखा, जो 12,000 थी। उसका चेहरा अचानक बदल गया। मेरे गले में पड़ी मोतियों की माला भी लोहे को दागने जैसी पीड़ादायक हो गई। सेल्स गर्ल ने पहले ही अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था और जल्दी से बिल जारी कर दिए। क्या आप कार्ड या नकद स्वीकार करते हैं? तीसरी चाची ने शॉपिंग बैग की ओर देखा, उनका दिमाग तेजी से चल रहा था। मैं मना करने का कारण ढूंढना चाहता हूँ। इधर मीरा शर्मा ने सुनीता कपूर को रोक लिया। माँ, बस इसे पहन लो, ये सुंदर है। सेल्स गर्ल ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और जल्दी से बोली, तो फिर मैं चालान लेने जाऊंगा। मीरा शर्मा मुस्कुराई और बोली, मुझे भी वही झुमके चाहिए जो मैंने अभी चुने हैं। ठीक है। मीरा शर्मा ने सुनीता कपूर को मोती की बालियां पहनाई। यह हजारों लोग चले गए हैं। मैंने तुम्हें फिर से पैसे खर्च करने पर मजबूर कर दिया। ये सच है कि सुनीता कपूर को पैसों की कमी खलती है, लेकिन ये भी सच है कि मुझे मोतियों की माला और झुमके पसंद हैं। मीरा शर्मा उसे लेकर आई और उसे चुनने में मदद करने में व्यस्त हो गईं। ये सब तो बहू का इरादा है, वह कैसे मना कर सकती है? हालांकि मीरा शर्मा को लगा कि यह कुछ भी नहीं है। माँ, राजेश कपूर और मैं शहर से बाहर हैं और आपके साथ नहीं आ सकते। ये सब बाहरी चीज़ें हैं। जब पैसा खत्म हो जाएगा तो मैं और ज़्यादा कमा सकता हूँ। वह भाग्यशाली थी कि उन्हें सुनीता कपूर जैसी सास मिली, जिन्होंने उनके साथ अपनी बेटी जैसा व्यवहार किया। राजेश मुझसे इतना प्यार करता है कि स्वाभाविक रूप से वह उससे भी प्यार करता है।
ये सुनकर सुनीता कपूर को बहुत असहज महसूस हुआ, लेकिन वह और अधिक भावुक हो गईं। ये देखकर उसके बगल में बैठी तीसरी चाची ईर्ष्या से जल उठीं। वे दोनों बहुएं हैं, फिर उनमें इतना अंतर क्यों है? अपने लिए, अपनी बहू के लिए चीज़ें खरीदने के बारे में सोचना भी मत। ये तब तक ठीक है जब तक मुझे स्वयं भुगतान नहीं करना पड़ता। तीसरी चाची पहले तो पैसों को लेकर चिंतित थीं, लेकिन ये दृश्य देखने के बाद मैंने दांत पीसते हुए कहा, इसे खरीदो। अगर कोई उसके लिए इसे नहीं खरीदता है तो वह इसे खुद खरीद लेगा। सुनीता कपूर आई और चेहरे पर आत्मसंतुष्टि का भाव लिए पूछा, मैं इसे पहन लूं तो कैसा रहेगा? हर कोई इसकी सुंदरता की प्रशंसा करता रहा। ठीक इसी समय जतिन कपूर ने फ़ोन करके बताया कि वे लोग शालिनी कपूर के माता पिता के घर से लौट आए हैं। वे दोनों शाम को दोस्तों के साथ डिनर करने जा रहे हैं और ज़ियाउवन को उसकी देखभाल के लिए किसी की ज़रूरत है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि मैं अपनी तीसरी चाची को बच्चों की देखभाल के लिए वापस भेज दूंगी। तीसरी चाची का असंतोष तुरंत गुस्से में बदल गया, मैं व्यस्त हूँ। प्रवीण कपूर ने अपनी पत्नी की ओर देखा और पूछा, क्या हुआ? तीसरी चाची ने अपने होंठ सिकुड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं। हम कुछ देर तक इधर उधर घूमते रहे और यद्यपि तीसरी चाची को राहत मिली थी, फिर भी वह अपने पोते के बारे में सोच रही थीं। आप लोग मज़े करो, मैं वापस जा रहा हूँ। प्रवीण कपूर ने देखा कि समय लगभग समाप्त हो गया था, तो फिर पहले वापस चलें। कल रात के पुनर्मिलन रात्रिभोज को मत भूलना। देवेंद्र कपूर और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। अंकल सैन के जाने के बाद राजेश कपूर ने पूछा, क्या हम बाहर खाना खाएं या घर चलें? सुनीता कपूर ने सोचा कि आज उसने कितना पैसा खर्च कर दिया। क्या बाहर खाना खाने में सैकड़ों डॉलर नहीं लगेंगे? उसने सुझाव दिया, चलो वापस चलकर खाना खाते हैं। बाहर बहुत सारे लोग हैं। कई लोग घर वापस चले गए। दूसरा पहलू, तीसरी चाची को और अधिक परेशानी महसूस हुई और उन्होंने शिकायत करना शुरू कर दिया। बताओ, हम दोनों बहुएं हैं, फिर इतना अंतर क्यों है? चलो इस बारे में बात नहीं करते कि वह अमीर है या गरीब। इतने सालों में क्या उसने कभी मेरे लिए, अपनी सास के लिए कुछ खरीदा है? आखिरी बार मैंने कपड़े तब खरीदे थे जब ज़ियाउवन 1 साल का था। वह मुझे कपड़े खरीदने ले गया था। 1 साल से ज़्यादा हो गया। चीज़ें गौण हैं, लेकिन विचार ही मायने रखता है। मैं दिन भर अपने माता पिता के बारे में सोचता रहता हूँ। आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं? क्या मैं उनके लिए पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ? मैं पहले से ही 2 महीने की गर्भवती हूँ और मैं सारा दिन बस भागती रहती हूँ। वह घर भी नहीं गया और उसने अपने बच्चों की देखभाल भी नहीं की, उन्हें मेरे पास छोड़ दिया। उसने कहा था कि वह बाद में दोस्तों के साथ पार्टी करने वाली है। क्या उसे पता है कि वह गर्भवती है? प्रवीण कपूर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, उसने जो किया वह गलत जरूर था, पर बुरा भी नहीं था। अपनी तुलना दूसरों से मत करो। तीसरी चाची उपहास करने से खुद को नहीं रोक सकीं। क्या आप जानते हैं कि मीरा शर्मा ने अपनी सास पर कितना पैसा खर्च किया? प्रवीण कपूर ने भी यही कहा और पूछा, कितना? कपड़ों के 3 सेट की कीमत लगभग 50,000 या 60,000 रुपये है, और वह मोतियों का हार 25,000 का है और वे झुमके 12,000 के हैं। कुल मिलाकर यह 1 लाख है। चौथे बच्चे के लिए मैंने जो 2 कपड़े खरीदे थे उनका तो जिक्र ही मत करो। वह फिर से व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, देखा, ये किसी और की बहू है। क्या आपने मुझे नहीं बताया था कि मैं अपनी तुलना दूसरों से न करूं? ठीक है। अपने ससुर के रूप में उन्होंने आप पर कितना खर्च किया? क्या उन्होंने आपके लिए कुछ खरीदा? ये प्रश्न हृदय विदारक है। प्रवीण कपूर भी बहुत असहज महसूस कर रहे थे। राजेश और उसकी पत्नी के बारे में सोचना और फिर उनकी तुलना घर पर रहने वाले दंपति से करना निराशा की भावना है। जब मैं घर पहुंचा तो मुझे देवेंद्र कपूर का फोन आया। भाई, क्या तुम अभी तक घर आए? हम यहाँ हैं। आप कहाँ हैं? हम कुछ समय से यहाँ हैं और राजेश कपूर अभी खाना बना रहे हैं। प्रवीण कपूर ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, राजेश कपूर खाना बना रहा है। ये बच्चा बुरा नहीं है। फ़ोन रखने के बाद प्रवीण कपूर ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि उनका बेटा और बहू सोफे से कूदकर उठ बैठे हैं। ऐसा लगता है कि वह इंतजार नहीं कर सकता। माँ और पिताजी, आप अभी वापस क्यों आए? मेरा दोस्त लगभग आधे घंटे से इंतजार कर रहा है। जतिन कपूर ने शिकायत करते हुए अपनी पत्नी से कहा, जल्दी करो, जल्दी करो। अपने बेटे और बहू को जाते देख दंपति चुप हो गए।
दूसरे लोगों को देखिए, उनके बेटे खाना बनाते हैं और उनकी बहुएं उनकी सेवा करती हैं। अगर उनके 4 बच्चे भी हों तो भी उन्हें उनकी देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। दंपति खुद ही सब कुछ संभाल सकते हैं। मुझे न केवल बच्चों की देखभाल करनी है, बल्कि मुझे व्यवसाय भी शुरू करना है और पैसा भी कमाना है। अपने आप को फिर से देखो। सेवानिवृत्ति के बाद मैं अपने पोते की देखभाल करूंगी और घरेलू खर्चों को पूरा करने के लिए अपनी पेंशन का उपयोग करूंगी। बेटे और बहू को तो कई ब्लॉक दूर फेंक दिया गया। पेराई से कोई भी लावा दिखाई नहीं देता। प्रवीण कपूर सोफे पर बैठ गए और गहरी सांस ली। थोड़ी देर बाद उन्होंने अंततः अपना मन बना लिया और कहा, नए साल के बाद उन्हें बाहर चले जाने दो। तीसरी चाची चौंक गईं, बाहर चले जाएंगे? फिर वे कहाँ रहेंगे? प्रवीण कपूर ने कठोर चेहरे से कहा, उन्हें पुराने घर में रहने दो। तीसरी आंटी चिंतित थीं, मेरी बहू अभी भी गर्भवती है। प्रवीण कपूर ने पूछा, यदि वे 4 बच्चों की देखभाल कर सकते हैं तो क्या वे 2 बच्चों की देखभाल नहीं कर सकते? क्या इसकी तुलना उनसे की जा सकती है? प्रवीण कपूर गुस्से से लगभग हंस रहे थे। ठीक है, यही तो तुमने कहा था। तो फिर अपनी तुलना चौथे परिवार से मत करना। दूसरा पहलू, सुनीता कपूर ने नए कपड़े पहने और खुद को आईने में देखा। मैं मीरा शर्मा के दृष्टिकोण से बहुत संतुष्ट हूँ। ये देखकर देवेंद्र कपूर ने भी चुपचाप अपना नया कोट पहन लिया और दोनों ने आईने में देखा। यही दृश्य मनीष कपूर के कमरे में भी दिखाई दिया। उन्होंने जे के कपड़े पहने, फोटो खींचे और उन्हें व्हाट्सएप मोमेंट्स पर पोस्ट कर दिया। मुझे नए साल के लिए एक हार्दिक उपहार मिला, धन्यवाद। 5 मिनट से भी कम समय में इसे अनगिनत लाइक और कमेंट्स मिल गए। हे भगवान, क्या आप मुझे इनमें से 1 दर्जन भाई दे सकते हैं? मैंने आज एजे अधिकृत स्टोर पर जियाओजी को देखा। उसका भाई बहुत सुंदर है और ताकेशी कनेशिरो जैसा दिखता है। जियोजी, क्या मैं आपकी भाभी बन सकती हूँ? सपने देखना बंद करो, ठीक है। जियाओजी का भाई पहले से ही शादीशुदा है। मैंने इन जूतों के जोड़े के बारे में पूछा था और उनकी कीमत 6000 से ज़्यादा थी। जियाओजी ने एक साथ 2 जोड़े खरीद लिए। कितना अमीर आदमी है। दंपति लेट गए और अपने बच्चों के साथ खेलने लगे। अचानक विहू के चेहरे पर भाव जम गए। राजेश कपूर चौंक गए और तुरंत उठकर अपने बेटे को शौच के लिए ले गए। निश्चित रूप से, जैसे ही मैंने मूत्र हटाया, वह गीला नहीं था। विहू ने शौच किया और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मीरा शर्मा खड़ी हुई और विहू के लिए पानी लेकर आई ताकि वह अपना बद धो सके। जैसे ही वह बाहर आए, उसने देखा कि रिया का चेहरा लाल हो गया था, क्योंकि वह उसे देख रहा था। मीरा शर्मा ने गहरी सांस ली, तुरंत अपने हाथ में पकड़ा हुआ छोटा बेसिन नीचे रख दिया और रिया को देखने के लिए दौड़ी। उसे बुरा लग रहा था और वह बच्चे को मल त्यागने में मदद करने के लिए राजेश के साथ बैठ गई। रिया ने जल्दी ही काम खत्म कर लिया और मीरा शर्मा ने अपने नितंब धोकर उन्हें गीला होने से बचाने के लिए पेशाब से बांध दिया। विहू की बात अभी खत्म नहीं हुई है। राजेश कपूर ने विहू से आग्रह किया, बेबी, शांत मत रहो और जोर से कोशिश करो। क्या तुम्हारे छोटे पीपी को ठंड नहीं लग रही है? विहू बहुत शांत था और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। थोड़ी देर बाद विहू ने आखिरकार बोलना शुरू किया, जिससे पता चला कि वह अब और शौच नहीं करना चाहता था। मीरा शर्मा उससे निपटने के लिए आई। तुम्हारा छोटा सा नितंब बर्फ की तरह ठंडा है। हर रात बच्चों के सोने से पहले राजेश एक एक करके उनके मल को साफ करता था। यदि बच्चे सोने से पहले मल त्याग करते हैं तो वे अब बड़े हो गए हैं। जी हाँ, आप बिना उठे पूरी रात उनके डायपर बदल सकते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह उन्हें तो बदबूदार गंध दी जानी चाहिए। राजेश ने 1 सप्ताह तक ऐसा ही किया और बच्चे बहुत अच्छे व्यवहार वाले हो गए तथा रात में अपने पिता के साथ सहयोग करने लगे। पलक झपकते ही अगली दोपहर हो गई। परिवार आर.वी. में पुराने घर में लौट आया और शुभम कपूर के परिवार से मिलने के लिए तैयार हो गया। पड़ोसियों को पता था कि वे अपने पुराने विला में चले गए हैं। बहुत दुख की बात है। देखिए, मुझे घर बेचे हुए कुछ ही साल हुए हैं और मैं वापस आ गया हूँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैंने पैसे कमाए। जब उन्हें पता चला कि राजेश ने ही इसे दोबारा खरीदा है तो सभी लोग तुरंत भावुक हो गए। बुढ़िल्लिन, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इतना होनहार बेटा मिला है। भविष्य में इतनी मेहनत मत करना। तुम्हारा बड़ा बेटा शादीशुदा है और उसके पास पैसा है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका बेटा कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने के बाद कॉलेज जा रहा है,
इसलिए आप निश्चिंत हो सकते हैं। मुझे लगता है कि राजेश कपूर में बहुत संभावनाएं हैं। देखो, मैं सही था। देवेंद्र कपूर गर्व से भरे हुए दिखे लेकिन विनम्रता से बोले, माता पिता के रूप में चाहे हमारे बच्चे कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं, हमें फिर भी उनकी चिंता करनी ही पड़ती है। इस बच्चे ने व्यापार में कुछ पैसे कमाए लेकिन उसने अपने बारे में नहीं सोचा, उसने सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचा। वह पुत्रवत है। सुनीता कपूर महिला परिधान में नजर आई जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। जो लोग नीचे नाच रहे थे और ताश खेल रहे थे वे उसके साथ बातचीत करने के लिए आए। बहन जो, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आप क्या कर रहे हो? सुनीता कपूर मुस्कुराई और बोली, ये हमारे कपूर परिवार के लिए एक साथ खाने का भोजन है। इसे पुनर्मिलन रात्रिभोज ही समझिए। ये पोशाक और आभूषण एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। सभी ने फिर उसकी प्रशंसा की। सुनीता कपूर अपना गर्व नहीं छिपा सकी, मेरी बहू ने मेरे लिए सारे कपड़े चुनकर रखे हैं। मैं भला कपड़े कैसे खरीद सकती हूँ? मेरी बहू की पसंद अच्छी है। ये सेट आपको सूट करेगा। आपका बेटा बहुत होनहार है और आपकी बहू भी बहुत अच्छी है। मुझे आपसे बहुत ईर्ष्या होती है। आखिरकार आपने ये कर दिखाया। ये सही है। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि मेरा बेटा शादी कर पाएगा या नहीं। सुनीता कपूर और देवेंद्र कपूर नीचे अपने पोते पोतियों की देखभाल कर रहे थे। राजेश, जेसन लैम और मीरा शर्मा ऊपर चले गए। ये चुवान चुवान ही था जिसने दरवाज़ा खोला। कुछ महीनों तक एक दूसरे से न मिलने के बाद सुमित कपूर के चेहरे पर अब वह अलगाव नहीं था। जब उसने राजेश कपूर को देखा तो वह उसकी बाहों में गिर पड़ी। चाचा राजेश कपूर, चुवान चुवान आपको याद करता है। उस बच्चे को देखते हुए जो पहले से ही उसकी छाती जितना लंबा था, राजेश कपूर की आंखें कोमल थीं। चाचा राजेश कपूर भी आपको याद करते हैं। क्या आप घर पर ठीक हैं? सुमित कपूर ने सिर हिलाया। अच्छा लड़का। सुमित कपूर सबसे अच्छा है। मनीष कपूर ने पूछा, क्या आपको अपने चाचा की याद आती है? सुमित कपूर आज्ञाकारी दिखे और बोले, मैं भी चाहता हूँ। सुमित कपूर की कहानी सुनने के बाद मनीष कपूर ने कहा कि यह जादुई है, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। अब मैं देखता हूं कि सुमित कपूर भी अपने साथियों की तरह न केवल बोल सकते हैं बल्कि अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। तभी मुझे इस बात पर पूरा विश्वास हुआ। चुवान चुवान ने मीरा शर्मा को राजेश कपूर के पीछे देखा। आंटी झांग। मीरा शर्मा ने तीखे स्वर में जवाब दिया, मैं यहाँ हूँ। आंटी को मुझे देखने दो। मैं बड़ी हो गई हूँ और ज्यादा सुंदर हो गई हूँ। सुमित कपूर ने थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया। शुभम कपूर और नीलिमा ने अपना सामान पैक किया और बाहर आ गए। उनके पीछे उनकी सबसे बड़ी चाची भी आ गईं। सुमित कपूर के ठीक होने के साथ ही उनके सिर पर मंडरा रहे काले बादल छंट गए हैं। उनके चेहरे दिल से निकली मुस्कुराहट से भरे हुए थे। शुभम कपूर ने मनीष कपूर को गले लगाया। परीक्षा में आपका प्रदर्शन कैसा रहा? क्या आपको विश्वास है कि आप किसी शीर्ष विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकेंगे? मनीष कपूर ने गर्दन सिकुड़ते हुए कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। यदि आप प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो मैं आपको एक बड़ा लाल लिफाफा दूंगा। कितने? अरे, तुम तो परीक्षा में पास भी नहीं हुए, फिर यह क्यों पूछ रहे हो? वैसे भी मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। ये सुनकर राजेश कपूर भी बोले, ठीक है, अगर तुम किसी प्रमुख विश्वविद्यालय में दाखिला पा गए तो मैं तुम्हें एक बड़ा लाल लिफाफा भी दूंगा। मीरा शर्मा मुस्कुराई और बोली, भाभी आपको भी देंगी। नीलिमा ने भी अपनी राय व्यक्त की, मुझे भी इसमें शामिल कर लीजिए। मनीष कपूर ने कहा, तो फिर मैं अमीर हो जाऊंगा, है ना? शुभम कपूर मुस्कुराए और बोले, तो फिर आपको गंभीर होना पड़ेगा। हम आपको निराश नहीं करेंगे। मनीष कपूर ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा, तो फिर आप सब मेरा इंतजार कीजिए। ठीक है, तुम्हारा भाई और मैं इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ी चाची, जो अंत में चल रही थी, मुस्कुराई और बोली, तो फिर तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं तुम्हें अपनी सराहना के प्रतीक के रूप में एक लाल लिफाफा भी दूंगी। समूह बातें करते और हंसते हुए नीचे चला गया। देवेंद्र कपूर नीचे अपने पड़ोसियों के साथ बातचीत कर रहे थे। सुनीता कपूर उनका स्वागत करने आई और बोली, वह नीचे आ गए हैं, चलो चलें। आपके तीसरे अंकल ने फ़ोन करके बताया कि ज़्यादातर लोग बैठ गए हैं। शुभम कपूर ने सिर हिलाया और अपनी कार की ओर चल पड़े। पिछले साल उन्होंने 300,000 रुपये की कीमत वाली मर्सिडीज बेंज चलाई थी,
लेकिन इस साल उन्होंने इसे बदलकर 500,000 रुपये से अधिक कीमत वाली मर्सिडीज बेंज खरीद ली। जैसे ही उन्होंने डिक्की खोली, शुभम कपूर के मन में अचानक विचार आया, क्या इस बार BMW चलाने से बच्चों को परेशानी होगी? हालांकि वापस आने में केवल 6 घंटे से अधिक समय लगता है, लेकिन इससे बच्चों को भी परेशानी होती है। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, मैंने अपनी कार बदल ली है। शुभम कपूर ने दूर देखा तो एक मोटरहोम खड़ी थी। उसे अभी भी अंदर बच्चों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वह वहां गया और उसने देखा और आश्चर्यचकित रह गया। ज़रूर, हमारे पास एक RV है। भविष्य में बच्चे को कहीं भी ले जाना सुविधाजनक होगा। नीलिमा कार में बैठी और बच्चों की तरह चिल्लाने लगी, वाह बहुत अच्छा, इसमें सब कुछ है, एक छोटे से घर की तरह। शुभम कपूर ने उसकी ओर आंखें घुमाते हुए पूछा, हम RV क्यों बुलाएंगे? नीलिमा ने चुवान चुवान से पूछा, चुवान चुवान, क्या तुम्हें ये पसंद है? जब डैडी कुछ पैसे कमा लेंगे तो क्या हम उनके लिए एक खरीद सकते हैं? सुमित कपूर ने खुशी से सिर हिलाया। अपनी पत्नी और बच्चों को इतना खुश देखकर शुभम कपूर ने भी मन बना लिया। ठीक है पिताजी, पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करो और हम एक RV खरीदेंगे और खेलने के लिए बाहर जाएंगे। उसने राजेश से पूछा, यह RV कितने की है? राजेश कपूर पहले ही RV में बैठ चुके थे और झुककर बोले, करीब 10 लाख। शुभम कपूर ने गहरी सांस ली और कहा, 10 लाख? मुझे पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। नीलिमा मुस्कुराए और बोली, आइए पापा। चुवान चुवान ने भी अपने पिता का उत्साहवर्धन करते हुए कहा, आइए पिताजी। मीरा शर्मा दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, एक बार आप इसे खरीद लें तो हम साथ में रोड ट्रिप पर जा सकते हैं। नीलिमा ने चावल पर चोंच मारती छोटी मुर्गी की तरह सिर हिलाया। वह एक अच्छा विचार है। सुमित कपूर को RV पसंद है। एक बार जब वो उसमें घुस जाता है तो चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर आने से इनकार कर देता है। मजबूरन तीनों वृद्धों को शुभम कपूर की कार लेनी पड़ी। राजेश ने मनीष कपूर, चुवान चुवान, नीलिमा और मीरा शर्मा को लेकर RV चलाए। होटल की ओर जा रहा हूँ। लोगों का एक समूह बड़ी संख्या में होटल में आया। यात्रा के दौरान प्रवीण कपूर ने कई बार फोन करके पूछा कि राजेश कपूर कहाँ हैं। होटल पहुंचने पर प्रवीण कपूर ने मुस्कुराते हुए हमारा स्वागत किया। तुम लोग बहुत बेवकूफ़ हो। अगर तुम जल्दी से खाना नहीं खाओगे तो बाकी सब लोग बहुत पहले ही यहाँ आ जाएंगे। वे पहले भी मुंबई में मिले थे और प्रवीण कपूर सुमित कपूर से मिलकर खुश हुए थे। ये बच्चा बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। 4 बच्चों के साथ कहीं भी जाना आसान नहीं है। मनीष कपूर बच्चे की दैनिक आवश्यकताओं से भरा एक बैग लेकर चल रहे थे। राजेश घुमक कर लेने के लिए ट्रंक के पास गया। काफ़ी व्यस्तता के बाद आखिरकार सभी लोग होटल पहुंचे। चूंकि यह चीनी नववर्ष था, इसलिए होटल में बहुत सारे लोग थे। जब उन्होंने चारों बच्चों को देखा तो वे सभी दंग रह गए। देखो, ये 4 बच्चे हैं। ये सभी कितने प्यारे हैं। माँ और पिताजी बहुत अच्छे दिखते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनके बच्चे इतने प्यारे हैं। मुझे शादी करने की इच्छा हो रही है। मैंने पहली बार 4 बच्चों को देखा है। वे बहुत अद्भुत हैं। मैं वास्तव में एक चुराना चाहता हूँ और इसे घर ले जाकर पालना चाहता हूँ। वो प्रवीण कपूर उन्हें 6-7 टेबल वाले एक हॉल में ले गए। लोग आ रहे हैं। जैसे ही शब्द गिरे, शोरगुल से भरा हॉल अचानक शांत हो गया। दर्जनों आंखें इधर उधर देखने लगी और फिर वे सभी चौंक गए। मेरी दूसरी चाची ने एक नई पोशाक पहनी हुई थी और यह स्पष्ट था कि उन्होंने बहुत सावधानी से कपड़े पहने थे। उसकी आवाज़ बहुत ऊंची है और जब भी वह बोलती है तो उसकी आवाज़ सुनी जा सकती है। अरे, यह महिला कौन है? मैं तो उसे जानता भी नहीं। देखो, आज तुम कितनी अच्छी तरह तैयार हो। वाह वाह वाह, कितनी सुंदर हो। सुनीता कपूर ने उन्हें खुलकर जवाब दिया, मैं आपकी तरह खूबसूरत कैसे हो सकती हूँ मेरी भाभी। आप आज कम से कम 10 साल छोटी लग रही हैं। ईशान कपूर के बेटे और बेटी भी आए। मेरे बेटे का नाम प्रणव कपूर है और वह ट्रक ड्राइवर कोच है। मैंने सुना है कि उसने हाल के वर्षों में बहुत पैसा कमाया है और वह दुनिया में हर किसी को ये बताना चाहता है कि वह अमीर है। उनकी पत्नी श्वेता एक सुपरमार्केट मैनेजर के रूप में काम करती हैं। श्री कपूर जियाजुन के बच्चे अब 4 या 5 साल के हो गए हैं। मेरी बेटी का नाम श्रेया कपूर है और मेरे पति का नाम राजवीर है।
वह फर्नीचर बेचती है और उसका पति सेल्स पर्सन है, इसलिए वे बहुत अच्छा जीवन जीते हैं। मैं अभी बच्चे पैदा करने पर विचार नहीं कर रहा हूँ। श्रेया कपूर का व्यक्तित्व भी काफी आक्रामक है और वह जोर जोर से चिल्लाती हैं। अरे, ये सुंदरी कौन है? बैठो मत, अपना परिचय दो और एक दूसरे को जान लो। मीरा शर्मा खड़ी होने ही वाली थी कि राजेश कपूर ने उन्हें पकड़ लिया और फुसफुसाए, उसे नजरअंदाज करो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। राजेश ने बच्चे की देखभाल करते हुए जवाब दिया, पहले खा लो, फिर मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। घुमक्कड़ कोने में रखे गए थे, इसलिए राजेश और उसकी पत्नी कोने में बैठ गए। इससे बच्चे की देखभाल करना सुविधाजनक हो जाता है और आपको बाहर घूमने जाने की इच्छा नहीं होती। श्रेया कपूर उठी और सिर बाहर निकालते हुए पास आईं। तुम कमाल हो, एक साथ 4 बच्चों को जन्म दे रही हो। कमाल है। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, तुम लोगों को भी जल्दी ही बच्चे पैदा कर लेने चाहिए। श्रेया कपूर ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, क्या बकवास है, आजकल एक बच्चे की परवरिश में कितना पैसा खर्च होता है, हमारे पास तो आपके जैसे पैसे भी नहीं हैं। शुभम कपूर ने मजाक में कहा, बहुत से लोगों के पास पैसा नहीं है, फिर भी वे बच्चे पैदा करते हैं और उनका अच्छे से पालन पोषण करते हैं। श्रेया कपूर ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। सुमित कपूर, इधर आओ और मुझे दिखाओ। सुमित कपूर ने बहुत सीधा जवाब दिया, नहीं, इधर आओ, मैं माँ और चाची के बगल में बैठूंगा। श्रेया कपूर आह भरने से खुद को रोक नहीं पाई। भाई, अब तुम धन्य हो। सुमित कपूर अब बेहतर हैं और भविष्य के लिए आशा है। शुभम कपूर मुस्कुराए। श्रेया कपूर फिर से बच्चों को देखने आई और उन्हें चिढ़ाने से खुद को नहीं रोक सकी। इसे ईर्ष्या कहते हैं। वे सभी बहुत अच्छे से खिलाए गए, मोटे और प्यारे हैं। फिर वह मुड़ा और नीलिमा को नमस्कार किया, बहुत दिन हो गए, अब तो और भी खूबसूरत लग रही हो। नीलिमा मुस्कुराई और बोली, मैं आपकी तरह सुंदर कैसे हो सकती हूँ। नीलिमा और मीरा शर्मा एक दूसरे के बगल में बैठी थीं, उनके बीच जुबान जुबान था। श्रेया कपूर ने नीलिमा को बधाई देने के बाद मीरा शर्मा को भी बधाई दी। वह मुस्कुराई और बोली, मैं राजेश की पत्नी जितनी सुंदर कैसे हो सकती हूँ। वह तो परी है। ठीक है। मीरा शर्मा के बगल में राजेश हैं। श्रेया कपूर ने फिर राजेश कपूर से कहा, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको इतनी खूबसूरत पत्नी मिली है। क्या यह मेरी कल्पना है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ज्यादा सुंदर हो गए हो। राजेश कपूर हंसे और बोले, मैं तो पहले से ही इतना सुंदर हूँ, तुम्हें अभी पता चला। श्रेया कपूर ने मुड़कर सुनीता कपूर से फिर बात की, आंटी, आज आपकी खूबसूरत पोशाक बहुत सुंदर लग रही है, मुझे यह मोती दिखाओ। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन यह अच्छा लग रहा है। इसे तुम्हारे लिए किसने खरीदा? मेरी बहू ने इसे मेरे लिए खरीदा है। बेशक, मेरी बहू बहुत ही पुत्रवत है। श्रेया कपूर ने फिर फुसफुसाते हुए कहा, मैंने सुना है कि आपने घर वापस खरीद लिया है। सुनीता कपूर मुस्कुराईं और बोली, आप सचमुच बहुत जानकार हैं। श्रेया कपूर ने ईर्ष्या से अपनी आंखें घुमाईं। आंटी, हमारा राजवीर 1 साल से अधिक समय से सेल्स का काम कर रहा है और उसने कोई पैसा नहीं कमाया है। ये काम नहीं करेगा। उसे और राजेश कपूर को ऐसा करने दिया जाए तो कैसा रहेगा? सुनीता कपूर अविश्वास से बोली, सुना है तुम कुछ समय पहले सान्या गए थे। तुम्हारे पास पैसे कैसे नहीं हैं? श्रेया कपूर चिंतित थीं। आंटी, बस इतना ही काफ़ी है गुजारा करने के लिए। हमें स्कूल डिस्ट्रिक्ट में घर खरीदने के लिए पैसे बचाने होंगे। सुनीता कपूर अभी भी आश्वस्त नहीं दिखीं। सब जानते हैं कि तुम कितनी गरीब लड़की हो और तुम ही हर समय रोती रहती हो, जबकि तुम्हारे पास पैसा भी है। श्रेया कपूर ने विनती की, आंटी, हमारे पास जो पैसा है उसमें हम आपकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? सुनीता कपूर ने आह भरते हुए कहा, मुझे बताने का कोई फायदा नहीं है। मेरा बेटा शादीशुदा है और उसका परिवार भी है, इसलिए मैं इसमें दखल नहीं दे सकती। आपको उससे बात करनी चाहिए। ये देखकर कि यह रास्ता अवरुद्ध हो गया है, श्रेया कपूर के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, मैं उससे बाद में बात करूंगा। श्रेया कपूर एक सेल्स पर्सन होने के लायक हैं। उन्होंने बस कुछ ही शब्दों में लोगों से भरी मेज का अभिवादन किया। मैं आप लोगों से बाद में बात करूंगा। मैं वापस जाकर खाना परोसे जाने का इंतजार करूंगा। जैसे ही श्रेया कपूर वहां से गईं, प्रणव कपूर और उनकी पत्नी मुस्कुराते हुए वहां आ गए। वह लंबा और हट्टा कट्टा था, लगभग 1.8 मीटर लंबा, थोड़ा मोटा और उसका पेट निकला हुआ था।
उनकी पत्नी श्वेता छोटी लेकिन बहुत खूबसूरत हैं। प्रणव कपूर ने बड़ी ऊर्जा के साथ कहा, मुझे हमारे 4 छोटे बच्चों को देखने दो। श्वेता की आंखें चमक उठीं। वाह, कितना प्यारा है। तुम लोग उसका कितना अच्छा ख्याल रख रहे हो। श्वेता ने मीरा शर्मा का अभिवादन करने की पहल की। नमस्ते भाभी, मैं श्वेता हूँ। मीरा शर्मा ने उदारता से जवाब दिया, नमस्ते भाभी, मैं मीरा शर्मा हूँ, आप मुझे बस मीरा कह सकती हैं। श्वेता ने क्षमा मांगते हुए कहा, हम पिछली बार अपने बच्चे की हाफ बर्थडे पार्टी में शामिल होने की योजना बना रहे थे, लेकिन मैं सचमुच नहीं जा सकता। मुझे माफ़ करना। मीरा शर्मा को श्वेता के बारे में अच्छी राय थी और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। ऐसा कहना बहुत विनम्र होगा। इसी तरह श्वेता भी मीरा शर्मा को बहुत अच्छी मानती हैं। ऊपरी तौर पर वह अलग थलग दिखता है, लेकिन जब आप उसे जान लेंगे तो पाएंगे कि वह काफ़ी सहज है। मैंने सुना है कि आप एक विश्वविद्यालय शिक्षक हैं। वाह, आप अद्भुत हैं। इतनी सारी बहुओं में आपकी शैक्षणिक योग्यता सबसे अधिक है। मीरा शर्मा ने विनम्रता से कहा, यह सिर्फ एक डिप्लोमा है, इसका कोई मतलब नहीं है। श्वेता ईर्ष्या से बोली, राजेश कपूर बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें आप जैसी सुंदर, सुशिक्षित और सुशील पत्नी मिली है। मीरा शर्मा थोड़ा शर्मा गईं, ये भी मेरा आशीर्वाद है। राजेश कपूर बहुत अच्छे हैं।